आप टेंशन ना लो, ऐप का भी काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब एक कल या परसों में वीडियो बना दूंगा कैसे क्या वर्किंग है इसकी। वो वीडियो डाल के पूरा सब कुछ वहीं शिफ्टिंग कर दूंगा और पुराने एपिसोड्स भी वहीं पर मिल जाएंगे। एपिसोड 1 से डेली अपलोडिंग है और 3 नई सीरीज़ वहीं पर मिलेंगी। बैक टू बैक 3 न्यू सीरीज़ हैं उसमें, जो कि अभी भी बनी हुई है, मेरे प्रीमियम ग्रुप्स में आया करती हैं। उन्हीं को बढ़िया वॉइस में करके वहाँ पर डाल दूँगा। एकदम नई होंगी, पुरानी नहीं होंगी कोई भी। और पुरानी सीरीज़ भी डेली अपलोडिंग वहाँ पर होती रहेगी, प्रीमियम वाइज रहेगी और डेली एपिसोड वहीं पर अपलोडिंग होगा। और कुछ दिन यहाँ पर और ऐसे ही डालूंगा, उसके बाद वहाँ पर शिफ्टिंग बता दूंगा कैसे क्या करना है। वीडियो पूरी प्रॉपर आ जाएगी क्या क्या है। तब तक जुड़े रहें। आरव कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। उसने आश्चर्य से पूछा, तुमने क्या कहा? जीनत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके गाल इतने लाल हो गए थे मानो अभी खून टपक पड़ेगा, लेकिन उसकी आंखों में अटूट दृढ़ता थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने इतने वर्षों में बहुत अधिक डार्क एनर्जी संचित की है, शायद ये तुम्हारे लिए मददगार हो सके। ये सुनकर आरव का दिल फिर से भावनाओं से भर गया। पहले जब वह कल्टिवेशन वर्ल्ड में था, तब उसने इस महिला की भावनाओं को कभी ठीक से महसूस ही नहीं किया था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह उसके लिए इतना बड़ा बलिदान देने को तैयार होगी। आज जीनत केवल एक साधारण महिला नहीं थी, वह एक 8 स्टार स्वॉर्ड स्पिरिट बॉडी वाली प्रतिभाशाली शिष्या थी, जिस पर पूरे सेक्ट को गर्व था। फिर भी वह उसी तरह उससे प्रेम करती थी। उसने सैकड़ों वर्षों तक अपनी पवित्रता बनाए रखी थी, लेकिन आज वह स्वयं उसके पास आई थी ताकि उसकी मदद कर सके। यह ऐसा त्याग था जो केवल सच्चे प्रेम से ही संभव था। आरव ने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह सब करना वास्तव में इसके लायक है? जीनत ने फिर सिर झुका लिया और धीमे स्वर में बोली, बिल्कुल लायक है। इतने वर्षों में मैंने कभी आदमी स्त्री के संबंधों के बारे में नहीं सोचा। मुझे ये भी नहीं पता कि प्रेम कैसा होता है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग सकती हूँ, यहाँ तक कि अपनी जान भी। शायद यही प्रेम होता है। आरव की आंखों में गहरी भावना झलक उठी। उसने आगे बढ़कर उसके कोमल चेहरे को अपने हाथों में लिया और धीरे से उसके होठों को चूम लिया। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए। कमरे में एक बड़ा बिस्तर प्रकट हो गया, क्योंकि आरव को लगा कि ऐसी बातों के लिए अधिक सम्मानजनक और शांत वातावरण होना चाहिए। जीनत चुपचाप लेट गई। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी लंबी पलकें हल्के हल्के कांप रही थीं, जिससे साफ था कि वह बेहद घबराई हुई थी। आरव ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की भावनाओं को दबा दिया। वह जानता था कि इस समय उसका लक्ष्य केवल एक था, किसी भी तरह उस बॉटल नेक को तोड़ना, क्योंकि यह अवसर केवल एक बार मिलता है। अगर यह मौका खो गया, तो शायद फिर कभी नहीं मिलेगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में डुअल कल्टिवेशन टेक्निक की पूरी प्रक्रिया को फिर से दोहराया। जब उसने पूरी योजना तय कर ली, तब प्रक्रिया शुरू हुई। उसी समय जीनत के चेहरे पर हल्की पीड़ा की झलक दिखाई दी। आरव ने अपनी सारी शक्ति एकत्र की और पलक द्वारा सिखाई गई ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को सक्रिय किया। उस शक्तिशाली ऊर्जा के सहारे मंत्र सक्रिय होते ही उसके डैंशन में एक बहुत ही सूक्ष्म इमॉर्टल स्पिरिचुअल एनर्जी जन्म लेने लगी। कुछ ही समय बाद आरव के चेहरे पर अत्यंत उत्साह छा गया। उसने मन ही मन कहा, आखिरकार हम सफल हो गए। यह वो जरूरी क्षण था जब उसने इमॉर्टैलिटी पाथ की ओर पहला कदम रख दिया था। उसने मन ही मन ये भी महसूस किया कि उसकी सफलता के पीछे दो मुख्य कारण थे। पहला, जीनत की मदद। दूसरा, पहले परितोष के साथ हुए संघर्ष में उसकी अक्सर ट्रू एसेंस खर्च हो चुकी थी। पहले उसकी केओटिक ट्रू एनर्जी एक विशाल पर्वत की तरह थी, जिसे नियंत्रित करना कठिन था, लेकिन अब वह केवल एक छोटी माउंटेन जैसी रह गई थी, इसलिए उसे रिफाइन करना आसान हो गया था। लगभग 2 घंटे बाद जीनत का चेहरा लालिमा से भरा हुआ था और उसके व्यक्तित्व में अब एक परिपक्व महिला का आकर्षण झलक रहा था। लेकिन ये रूप केवल आरव के लिए था। जैसे ही वह बाहर जाएगी, वह फिर से पहले की तरह ठंडी और गर्वित स्वॉर्ड कल्टिवेटर बन जाएगी। आरव ने उसकी ओर देखकर कहा, जीवू, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। उसकी सहायता से वह अपने शरीर की बची हुई ट्रू एसेंस का लगभग 5वां हिस्सा रिफाइन कर चुका था। भले ही यह मात्रा बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन यह एक जरूरी शुरुआत थी। इससे आगे का रास्ता अब स्पष्ट हो गया था। जीनत ने शर्माते हुए कहा, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? अब से तुम मेरे पति हो, तुम्हारे लिए कुछ करना तो मेरा कर्तव्य है। आरव मुस्कुराया और बोला, हाँ, अब तुम मेरी स्त्री हो और इसे कोई भी बदल नहीं सकता।
इसके बाद उसने अपना हाथ घुमाया और उसकी हथेली में 2 सुनहरी गोलियां प्रकट हुईं। इसे खा लो, ये तुम्हारे पति की ओर से उपहार है। जीनत ने तुरंत पहचान लिया कि ये साधारण गोलियां नहीं हैं, उनमें से निकलती दिव्य आभा बता रही थी कि यह बेहद उच्च स्तर की पिल है। उसने उन्हें वापस करते हुए कहा, पति, इतनी कीमती दवा तुम बाद में खुद के लिए रखो, मुझे सेक्ट में वैसे भी बहुत संसाधन मिल जाते हैं। आरव हंस पड़ा। उसने कहा, जो मैं देता हूँ उसे बस खा लो। मत भूलो कि भविष्य में मैं ही तुम्हारे संसाधनों पर निर्भर रहने वाला हूँ। जितनी तुम्हारी कल्टिवेशन ऊंची होगी, उतना ही मेरा जीवन आरामदायक होगा। ये कहते हुए उसने सीधे दोनों गोलियां जीनत के मुंह में डाल दी और उसे बिस्तर पर बैठकर कल्टिवेशन करने के लिए कहा। असल में ये कोई साधारण दवा नहीं थी, बल्कि सेलेस्टियल एसेंस पिल थी, जिसे युग और परितोष की प्राइमोर्डियल स्पिरिट्स से तैयार किया गया था। डेमन रिफाइनिंग बॉटल से बनी ये गोलियां बेहद शुद्ध थीं और उनमें कोई अशुद्धि नहीं थी। जैसे ही जीनत ने उन्हें निगला, वे तुरंत शुद्ध इमॉर्टल एसेंस में बदल गईं। आरव पास ही बैठकर ध्यान से उसे देखता रहा, क्योंकि यह पहली बार था जब वह किसी अमर कल्टिवेटर की शक्ति बढ़ाने में मदद कर रहा था। लगभग आधे घंटे बाद जीनत के शरीर से निकलती आभा अचानक फिर से तेज हो गई। उसके चारों ओर गहरी इमॉर्टल ऑरा घूमने लगी। जब उसने आंखें खोलीं, तो उसके चेहरे पर अविश्वसनीय आश्चर्य था। मैं सच में ब्रेक थ्रू कर गई। सामान्य रूप से वॉइड इमॉर्टल रेल्म में पहुंचने में कई दिन लग जाते हैं और उसे भी चमत्कार माना जाता है, लेकिन अब वह सीधे वॉइड इमॉर्टल मिड स्टेज तक पहुंच गई थी। यह उसकी समझ से पूरी तरह परे था। उसने आश्चर्य से पूछा, पति, ये कैसी दवा थी? इसका प्रभाव इतना अद्भुत कैसे हो सकता है? आरव कुछ क्षण सोचने के बाद बोला, यह एक विशेष रूप से तैयार की गई पिल है। वह जानता था कि डेमन रिफाइनिंग बॉटल का रहस्य किसी को नहीं पता चलना चाहिए। अगर यह बात फैल गई, तो उसकी प्रेजेंट शक्ति उस रहस्य की रक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए उसने गंभीर स्वर में कहा, जीवू, इस बात के बारे में किसी को मत बताना, यहाँ तक कि सेक्ट के लोगों को भी नहीं। जीनत ने तुरंत सिर हिला दिया, लेकिन फिर उसने चिंता से पूछा, लेकिन मेरी कल्टिवेशन इतनी तेजी से बढ़ गई है, अगर मेरे मास्टर पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी? आरव मुस्कुराया और बोला, बस कह देना कि तुम्हें खुद भी नहीं पता। शायद यह इमॉर्टल एसेंस में रूपांतरण के बाद का प्रभाव है। अगर बहुत दबाव पड़े, तो कह देना कि यह हमारे डुअल कल्टिवेशन का परिणाम है। ये सुनकर जीनत का चेहरा फिर से लाल हो गया, लेकिन उसने सिर हिलाकर सहमति जताई। ठीक है, अब तुम्हें वापस जाना चाहिए, आरव ने कहा। वो उसे भगाना नहीं चाहता था, लेकिन जीनत अभी पूरे फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट का केंद्र थी। अगर वह ज्यादा देर तक यहाँ रहती, तो लोग शक करने लगते। जीनत ने धीरे से उसके गाल पर एक चुंबन दिया और फिर कमरे से बाहर चली गई। आरव कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा और उस स्थान को छूता रहा जहां उसने उसे चूमा था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि प्रेम में पड़ने के बाद एक महिला कितनी बदल जाती है। जब वह पहली बार जीनत से मिला था, तब वह आकाश से उतरी किसी देवी की तरह ठंडी, महान और दूर रहने वाली लगती थी। लेकिन अब वह उसकी स्त्री बन चुकी थी। अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा। उसी क्षण उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई। आरव के मन में अचानक एक भयानक विचार आया। उसने याद किया कि सबूत मिटाने के लिए उसने परितोष के शरीर को पूरी तरह नष्ट कर दिया था और उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट को डेमन रिफाइनिंग बॉटल में कैद कर लिया था। उस समय उसे ये तरीका सबसे सुरक्षित लगा था, लेकिन अब जब वह शांत होकर सोचने लगा, तो उसे एहसास हुआ कि वह फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर है, जहां अनगिनत शक्तिशाली अमर मौजूद हैं। अगर किसी को उसका ये रहस्य पता चल गया, तो शायद वह इसे छिपा नहीं पाएगा। यही सोचकर उसके दिल में डर की लहर दौड़ गई। उसे लगा कि उसने अभी बहुत बड़ा जोखिम उठा लिया है। असल में इसकी वजह लालच थी। एक अमर की प्राइमोर्डियल स्पिरिट बेहद कीमती होती है, और उसे नष्ट करना वास्तव में बहुत बड़ी बर्बादी होती। अगर उसे पहले से अंदाजा होता कि यह इतना खतरनाक साबित हो सकता है, तो वह शायद बिना सोचे उस आत्मा को पूरी तरह चूर चूर कर देता। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। जो हो चुका था, उसे बदला नहीं जा सकता था, और उससे बनी दवा पहले ही अपना असर दिखा चुकी थी। उसने खुद को समझाया कि शायद कोई उस पर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि पूरे सेक्ट में वह एक बेकार और नाकारा व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। इतने बड़े सेक्ट में कोई अमर हर समय हर चीज पर नजर नहीं रख सकता।
फिर भी उसने मन ही मन तय किया कि आगे उसे बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि वह अभी अभी इस वर्ल्ड में आया है और उसे अमरों की वास्तविक क्षमताओं का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। दूसरी ओर, जैसे ही जीनत आरव के आंगन से बाहर निकली, उसका व्यक्तित्व तुरंत बदल गया। वह फिर से वही ठंडी और दूर रहने वाली तलवार साधिका बन गई, जिसे पूरा सेक्ट सम्मान और भय से देखता था। फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट की 9 चोटियों में 9th पीक की स्थिति सबसे नीचे थी, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे कम थी। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते, ऊर्जा अधिक सघन होती जाती। जीनत सेक्ट लीडर की व्यक्तिगत शिष्या थी, इसलिए उसका निवास स्थान चोटी के सबसे ऊपरी हिस्से में था। जैसे ही वह वहां पहुंची, एक सेवक तुरंत दौड़ता हुआ आया और झुककर बोला, फेरी फंग, पीक मास्टर आपको बुला रहे हैं। जीनत ने हल्का सा सिर हिलाया और बिना कुछ कहे प्रीतम के मुख्य कक्ष की ओर बढ़ गई। उस समय मुख्य कक्ष में प्रीतम और पलक साथ बैठे थे। दोनों के चेहरे पर प्रसन्नता साफ दिखाई दे रही थी। पलक मुस्कुराते हुए बोली, पीक मास्टर जी, केवल 3 दिनों में अपनी ट्रू एसेंस को पूरी तरह इमॉर्टल एसेंस में बदल देना, ये हमारे फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। आपको इतनी प्रतिभाशाली शिष्या मिलने पर बधाई। हालांकि पलक ही जीनत को सेक्ट में लेकर आई थी, फिर भी एक महान प्रतिभा के उभरने पर उसका 9th पीक पर आना स्वाभाविक था। वास्तव में जीनत की उपलब्धि उनकी अपेक्षा से भी अधिक थी। प्रीतम हंसते हुए बोले, जीवू की प्रतिभा सच में दुर्लभ है, लेकिन इसका श्रेय आपको भी जाता है। अगर आप उसे यहाँ न लाती, तो हमारे 9th पीक को ऐसा प्रतिभाशाली शिष्य कभी नहीं मिलता। पलक ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा मत कहिए। उस समय मैंने 9 चोटियों के साथ समान व्यवहार किया था, लेकिन बाकी सबने इस अवसर को छोड़ दिया। केवल आप ही थे जिन्होंने उसे अपनाया। यह आपकी दयालुता का फल है। प्रीतम जोर से हंस पड़े। आमतौर पर वह शांत और गंभीर व्यक्ति थे, लेकिन आज उनका उत्साह छिपाए नहीं छिप रहा था। 9th पीक लंबे समय से बाकी 8 चोटियों से कमजोर माना जाता था और हमेशा दबा हुआ रहता था। अब आखिरकार उन्हें सिर ऊंचा करने का अवसर मिला था। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, जीनत की प्रतिभा सच में अद्भुत है। मुझे उम्मीद है कि 1 महीने बाद जब सेक्ट लीडर अपने व्यक्तिगत शिष्य का चयन करेंगे, तब उसे ये सम्मान मिल सकेगा। आमतौर पर सेक्ट लीडर अपने व्यक्तिगत शिष्यों का चयन पूरे सेक्ट के सामने होने वाली प्रतियोगिता के आधार पर करते थे, जिसमें 9 चोटियों के शिष्य भाग लेते थे। अगर किसी पीक का शिष्य चुना जाता, तो वह पूरे पीक के लिए गर्व की बात होती। भले ही प्रीतम अपनी प्रतिभाशाली शिष्या खो देते, लेकिन सेक्ट लीडर का व्यक्तिगत शिष्य बनने से 9th पीक की प्रतिष्ठा कई गुना बढ़ जाती। उसी समय जीनत कक्ष में प्रवेश कर गई। प्रीतम मुस्कुराते हुए बोले, जीवू, ग्रैंड एल्डर विशेष रूप से तुमसे मिलने आए हैं। आओ और उनका अभिवादन करो। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी ओर देखा, उनकी मुस्कान अचानक गायब हो गई। वह अपनी सीट से उछलकर खड़े हो गए। पलक भी तुरंत उठ खड़ी हुई और दोनों हैरानी से जीनत को देखने लगे। मिड स्टेज वॉइड इमॉर्टल, ये कैसे संभव है? प्रीतम पूरी तरह स्तब्ध थे। वॉइड इमॉर्टल रेल्म उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इतनी तेजी से शक्ति बढ़ना असंभव जैसा था। अभी कुछ ही घंटे पहले जीनत ने वॉइड इमॉर्टल रेल्म में प्रवेश किया था, और अब वह सीधे मिड स्टेज तक पहुंच गई थी। पूरे इमॉर्टल रेल्म के इतिहास में भी इतनी तेज प्रगति शायद ही कभी देखी गई हो। प्रीतम ने उसे पास बुलाया और गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हारी कल्टिवेशन में यह अचानक वृद्धि कैसे हुई? ये कब हुआ? जीनत ने वही उत्तर दिया जो आरव ने उसे सिखाया था। उसने मासूम बनते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता, शायद ट्रू एसेंस के इमॉर्टल एसेंस में बदलने के बाद ऐसा हो गया। लेकिन सामने बैठे दोनों लोग हजारों वर्षों से कल्टिवेशन कर रहे थे। उन्हें इतनी आसानी से धोखा देना संभव नहीं था। प्रीतम का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, सच बताओ, तुमने ये ब्रेक थ्रू कैसे किया? अब जीनत समझ गई कि सच्चाई छिपाना मुश्किल है। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया और उसने धीरे से कहा, मैं अभी आरव के पास गई थी। ये सुनकर पलक भी चौंक गई। उन्होंने पूछा, इसका तुम्हारी कल्टिवेशन से क्या संबंध है? जीनत की आवाज़ बहुत धीमी हो गई। अगर दोनों की सुनने की क्षमता असाधारण न होती, तो शायद वे सुन भी नहीं पाते। हमने डुअल कल्टिवेशन किया। ये सुनते ही प्रीतम और पलक दोनों कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने डुअल कल्टिवेशन के बारे में जरूर सुना था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उसका प्रभाव इतना अद्भुत हो सकता है। पलक, जो हजारों वर्षों से साधना कर रही थी और अब तक अविवाहित थी,
ये शब्द सुनकर थोड़ा शर्मिंदा भी महसूस करने लगी। फिर भी उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि केवल इसी वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी बढ़ गई? जीनत ने सिर हिलाया। हमें भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन अचानक मेरी कल्टीवेशन इस स्तर तक पहुंच गई। प्रीतम और पलक ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके मन में अभी भी संदेह था, लेकिन सामने का परिणाम स्पष्ट था। सामान्य रूप से कल्टीवेशन बढ़ाने के केवल कुछ ही तरीके होते हैं, या तो किसी गुरु की शक्ति से, या विशेष दवाओं से, या लंबे समय की कठिन साधना से। कुछ ही घंटों में इतनी प्रगति साधना से संभव नहीं थी। उन्होंने इनिशिएशन की संभावना भी सोची, लेकिन वो बहुत दुर्लभ होती है। जहां तक दवाओं का सवाल था, उन्होंने कई बार जीनत को अपनी डिवाइन सेंस से जांचा था और उन्हें किसी भी प्रकार की पिल और महसूस नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने उस संभावना को भी खारिज कर दिया। उन्हें यह नहीं पता था कि डेमन रिफाइनिंग बॉटल से बनी इमॉर्टल एसेंस पिल में किसी औषधि का उपयोग ही नहीं होता। वह सीधे प्राइमोर्डियल स्पिरिट को परिष्कृत करके बनाई जाती थी, इसलिए उसमें किसी भी दवा की गंध या ऑरा नहीं होती थी। लेकिन इससे एक नया प्रश्न खड़ा हो गया। अगर कोई दवा नहीं ली गई, तो केवल डुअल कल्टीवेशन से इतनी जबरदस्त शक्ति कैसे बढ़ सकती थी? आखिर दूसरा व्यक्ति तो वही आरव था, जिसे पूरे सेक्ट में एक बेकार और निकम्मा इंसान माना जाता था, जो अभी तक अपनी ट्रू एसेंस को भी पूरी तरह इमॉर्टल एसेंस में बदल नहीं पाया था। यही बात दोनों महान विशेषज्ञों को सबसे ज्यादा उलझन में डाल रही थी। पलक और प्रीतम ने हार नहीं मानी। उन्होंने जीनत से और भी कई सवाल पूछे, अपनी स्पिरिचुअल सेंस से उसे बार बार जांचा और यहाँ तक कि उसकी नाड़ी भी देखी। लेकिन अंत में भी उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। ऐसा लग रहा था मानो उसकी शक्ति का बढ़ना बिल्कुल स्वाभाविक हो, जबकि वास्तव में वह अत्यंत असामान्य था। अंततः प्रीतम ने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम वापस जाकर आराम करो। जीनत के जाने के बाद उन्होंने पलक की ओर मुड़कर पूछा, एल्डर, आपको क्या लगता है, क्या डुअल कल्टीवेशन सच में इतना प्रभावी हो सकता है? पलक ने सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता, उसने कहा। यद्यपि उसके पास 1000 वर्षों का अनुभव था, लेकिन डुअल कल्टीवेशन के मामले में वह बिल्कुल अनजान थी। उसने कभी इसका अभ्यास नहीं किया था और इसके रहस्यों के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। फिर उसने कहा, अभी इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चाहे कारण कुछ भी हो, ये हमारे सेक्ट के लिए अच्छी बात है। ये कहकर वो जल्दी से डार्क पीक लौट गई। वहां पहुंचते ही उसने कमरे में बैठी महिला से उत्साह में कहा, सीनियर सिस्टर, आपको पता है, वह 8 स्टार टैलेंट स्वॉर्ड स्पिरिट जिसे मैं लेकर आई थी, उसने सिर्फ 3 दिनों में अपनी सारी ट्रू एसेंस को इमॉर्टल एसेंस में बदल दिया। इस महिला के सामने पलक का व्यवहार तुरंत बदल गया। अब वह सेक्ट की ग्रैंड एल्डर नहीं थी, बल्कि अपनी वरिष्ठ बहन को खबर सुनाने वाली छोटी बहन जैसी लग रही थी। लेकिन उस महिला की प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। उसने बस कहा, ओह अच्छा। पलक ने तुरंत आगे कहा, लेकिन इससे भी अजीब बात है, जीनत ने वॉइड इमॉर्टल बनने के कुछ ही घंटों के अंदर मिड स्टेज वॉइड इमॉर्टल तक पहुंच गई। फिर उसने पूरी घटना विस्तार से सुनाई और अंत में पूछा, सीनियर सिस्टर, आखिर यह हुआ कैसे? महिला हल्के से हंस पड़ी। उसकी हंसी स्लिवर की घंटियों जैसी मधुर थी। जूनियर सिस्टर, क्या तुम भी डुअल कल्टीवेशन में दिलचस्पी लेने लगी हो? पलक ने हल्का सा मुंह बनाया। सीनियर सिस्टर मजाक कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस उस लड़की के बारे में जिज्ञासा है। महिला ने शांत स्वर में कहा, ऐसी चीजों के बारे में इतना उत्सुक होने की जरूरत नहीं है। हर किसी की अपनी किस्मत होती है, उसे वैसा ही रहने दो। पलक ने सिर हिलाया। आप सही कह रही हैं। आखिर वो फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट की शिष्या है। जितनी ज्यादा प्रतिभाशाली होगी, हमारे सेक्ट के लिए उतना ही अच्छा होगा। थोड़ी देर बातचीत के बाद वो वहां से चली गई। लेकिन अपने कमरे में लौटने के बाद भी उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। वह बार बार करवटें बदलती रही। अंततः उसने अपनी शक्तिशाली डिवाइन सेंस फैलाकर पूरे फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट को जांचना शुरू किया। उसकी शक्ति इतनी थी कि वह चाहे तो सेक्ट के किसी भी कोने को देख सकती थी। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में वह ऐसा नहीं करती थी, क्योंकि हर कल्टिवेटर की अपनी निजी सीमा होती है। इस बार भी उसने केवल माउंटेन के नीचे के क्षेत्र को हल्के से जांचा, लेकिन जैसे ही उसकी डिवाइन सेंस वहां पहुंची, वह तुरंत वापस खींच ली। उसके गाल लाल हो गए मानो खून निकल आएगा। उधर कमरे में बैठी महिला के होठों पर हल्की शरारती मुस्कान उभरी। उसने धीरे से कहा, दिलचस्प लड़का,
क्या वह मेरी जूनियर सिस्टर का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर भी हल्की लाली आ गई, मानो उसने खुद कुछ ऐसा देख लिया हो जिससे वह भी थोड़ी असहज हो गई हो। इसी समय माउंटेन के नीचे अपने निवास में आरव बाथरूम में खड़ा था और अपने शरीर पर लगातार ठंडा पानी डाल रहा था। हाँ, वह नहा रहा था। इतनी बड़ी लड़ाई के बाद किसी सामान्य आदमी के लिए नहाना स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। इसके अलावा उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि जैसे ही जीनत वापस जाएगी और उसकी शक्ति बढ़ने की खबर फैलेगी, फ्लोइंग लाइट्स वॉर्ड सेक्ट के बड़े बड़े बुजुर्ग जरूर संदेह करेंगे। उसे पता था कि वे लोग डुअल कल्टिवेशन के बहाने को आसानी से नहीं मानेंगे और जरूर उसकी जांच करेंगे। आरव के पास इतने रहस्य थे जिन्हें वह किसी को नहीं दिखा सकता था, इसलिए उसने ये तरीका अपनाया, नहाते हुए अपनी ऑरा को छिपाना और केओस टेक्निक का उपयोग करके उस नई इमॉर्टल एनर्जी को पूरी तरह छुपा देना जिसे उसने अभी परिवर्तित किया था। असल में जीनत की शक्ति कुछ ही घंटों में बढ़ गई थी। अगर उसी समय आरव की शक्ति भी बढ़ती दिखाई देती तो निश्चित रूप से सबका ध्यान उसकी ओर चला जाता। इसलिए फिलहाल सबसे अच्छा तरीका यही था कि वह एक बेकार और साधारण व्यक्ति की तरह दिखता रहे। नहाते समय भी वह आसपास की हर चीज को ध्यान से महसूस कर रहा था। जल्द ही एक हल्की डिवाइन सेंस उसके ऊपर से गुजरी। अगर उसकी मानसिक शक्ति इतनी मजबूत न होती और केओस टेक्निक इतनी विशेष न होती तो शायद वह इसे महसूस भी नहीं कर पाता। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। लगता है मेरा अंदाज़ा सही था। उसे इस बात से खास फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई उसे देख रहा है। अगर देखने वाला आदमी होता तो भी उसे कोई शर्म नहीं होती, लेकिन अगर देखने वाली महिला हो तो उसके मन में तुरंत पलक का सुंदर चेहरा उभर आया। उसने मन ही मन कहा, एल्डर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जिज्ञासा आपकी अपनी थी। कुछ देर बाद उसने नहाना खत्म कर दिया। अगर वह बहुत देर तक नहाता रहता तो यह उल्टा संदेह पैदा करता। कमरे में लौटकर उसने साधना भी नहीं की। वह सीधे बिस्तर पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया, जैसे किसी थके हुए आदमी की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। जैसा उसने सोचा था, थोड़ी ही देर बाद दो और डिवाइन सेंसेस उसके ऊपर से गुजरीं। नाइन्थ पीक की चोटी पर प्रीतम के चेहरे पर निराशा झलक रही थी। वह अभी भी वही निकम्मा है। लगता है इस पूरी घटना का उससे कोई संबंध नहीं है। अगली सुबह आरव पूरी ऊर्जा के साथ उठा। उसे पता था कि पिछली रात के बाद उन बुजुर्गों की जिज्ञासा लगभग समाप्त हो चुकी होगी। सियोडोजी द्वारा लाए गए नाश्ते के बाद उसने फिर से साधना शुरू कर दी। जैसे ही उसने ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक सक्रिय की, उसके शरीर की केओटिक ट्रू एनर्जी धीरे धीरे इमॉर्टल एसेंस में बदलने लगी। लेकिन आधे घंटे बाद उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी और साधना रोक दी। अब मैं अपनी ट्रू एसेंस को बदल तो सकता हूँ, लेकिन गति बहुत धीमी है, उसने सोचा। जीनत की मदद के बिना उसे कम से कम 3 महीने लगेंगे अपनी सारी ऊर्जा को बदलने में। अन्य नए कल्टिवेटर्स के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि होती, लेकिन उसके लिए यह बहुत धीमा था। उसके सामने बहुत सारी समस्याएं थीं और उसे जल्द से जल्द मजबूत होना था। वो सोचने लगा कि गति कैसे बढ़ाई जाए। अचानक उसके मन में एक विचार आया, अगर गति नहीं बढ़ सकती तो संख्या बढ़ा देते हैं। अगले ही पल उसके पास 2 डाउ बॉडीज प्रकट हो गए। 1QI3 बॉडीज तकनीक वास्तव में अद्भुत थी। ये दोनों शरीर उसकी ही तरह समान शक्ति रखते थे। हालांकि उनके अंदर मनुष्य जैसे मेरिडियंस नहीं थे, लेकिन आरव ने अपनी शक्तिशाली मानसिक शक्ति से उन्हें भी बना दिया। लगभग 1 घंटे बाद दोनों डाउ बॉडीज में भी ऊर्जा के प्रवाह के रास्ते बन चुके थे। आरव ने गहरी सांस ली। अब सफलता या असफलता इसी एक प्रयास पर निर्भर है। वह और उसके दोनों डाउ बॉडीज एक साथ पद्मासन में बैठ गए। उन्होंने अपनी केओटिक ट्रू एनर्जी को एक दूसरे में प्रवाहित किया और एक साथ ट्रू एसेंस कन्वर्शन टेक्निक शुरू की। समय के साथ साथ ऊर्जा धीरे धीरे इमॉर्टल स्पिरिचुअल एनर्जी में बदलने लगी और डाउ बॉडीज से वापस उसके मूल शरीर में आने लगी। कुछ समय बाद आरव ने अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर अपार खुशी और उत्साह था। वह सफल हो चुका था। आरव ने 1 chi ट्रांसफॉर्म्स इनटू 3 प्योर वंस तकनीक का उपयोग करके अपनी साधना की गति 3 गुना बढ़ा दी थी, लेकिन कुछ समय बाद भी उसे संतोष नहीं हुआ। इतनी वृद्धि के बाद भी उसे अपनी ट्रू एसेंस को पूरी तरह इमॉर्टल एसेंस में बदलने में लगभग 1 महीना लग जाता। इसके अलावा इमॉर्टल रेल्म का स्थान बेहद स्थिर था और यहाँ हेवन एंड अर्थ के नियम बहुत शक्तिशाली थे। इसलिए इस तकनीक का उपयोग करना बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करता था और इसे 24 घंटे लगातार चलाना संभव नहीं था।
उसने सिर हिलाते हुए सोचा, नहीं, ये गति अभी भी बहुत धीमी है। आरव फिर से गहरी सोच में डूब गया। वह लगातार इस बात पर विचार करता रहा कि अपनी गति को और कैसे बढ़ाया जाए। अचानक उसके मन में एक नया विचार आया। अगर मैं 1 ची ट्रांसफॉर्म्स इनटू 3PO1 तकनीक का उपयोग कर सकता हूं और मेरा डाउ बॉडी बिल्कुल मेरे जैसा ही है, तो क्या वे भी उसी तकनीक का उपयोग कर सकते हैं? यह विचार आते ही वह इतना उत्साहित हो गया मानो उसने कोई नया महाद्वीप खोज लिया हो। उसने तुरंत अपने 2 डाउ बॉडीज को नियंत्रित करके उन्हें भी वही तकनीक करने का आदेश दिया। कुछ ही क्षण बाद उन दोनों डाउ बॉडीज के पास 4 और आकृतियां प्रकट हुई, लेकिन जैसे ही वे पूरी तरह बनने लगीं, वे तुरंत गायब हो गईं और शून्य में विलीन हो गईं। ये देखकर आरव के मन में एक साथ खुशी और निराशा दोनों पैदा हुई। खुशी इसलिए कि उसका विचार वास्तव में काम कर सकता था, डाउ बॉडी सचमुच इस तकनीक का उपयोग कर सकती थी, लेकिन निराशा इसलिए कि इस प्रक्रिया में ऊर्जा की खपत बहुत अधिक थी। हेवन एंड अर्थ के नियमों के दबाव के कारण वह इस स्थिति को बनाए ही नहीं रख पा रहा था। यहाँ तक कि वह ट्रू एसेंस को रिफाइन करना तो दूर, उन अतिरिक्त डाउ बॉडीज को स्थिर भी नहीं रख पा रहा था। उसने सिर पकड़कर सोचा, अब क्या किया जाए? क्या मुझे सच में हार मान लेनी चाहिए? उसी समय उसके मन में एक और विचार आया और वह अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर खुशी चमक उठी। ये तो सिर्फ हेवन एंड अर्थ के नियमों की वजह से हो रहा है, लेकिन मेरे पास तो अपना अलग स्पेस है, वहाँ मुझे इन नियमों का सामना क्यों करना पड़ेगा? ये सोचते ही उसने तुरंत बेबी टाइगर को बुलाया और उसे अपनी जगह बैठा दिया। बेबी टाइगर ने उसका रूप धारण कर लिया और जमीन पर पद्मासन में बैठ गया, मानो वह साधना कर रहा हो। बाहरी लोगों को देखने पर यही लगता कि आरव वहीं बैठा अपनी ट्रू एसेंस को रिफाइन कर रहा है। इसके बाद आरव स्वयं एक झटके में गायब हो गया और ड्रैगन किंग पैलेस में प्रवेश कर गया। वहां उसने अपने महल को एक साधारण रेत के कण में बदलकर एक कोने में छिपा दिया। हालांकि इसमें कुछ जोखिम था, लेकिन इस समय वह इन बातों की चिंता नहीं कर सकता था। उसके लिए सबसे जरूरी चीज अपनी शक्ति को जितनी जल्दी हो सके बढ़ाना था। ड्रैगन किंग पैलेस के अंदर पहुंचते ही उसने फिर से 1 ची ट्रांसफॉर्म्स इनटू 3PO1 तकनीक का उपयोग किया और 2 डाउ बॉडीज प्रकट हो गईं। उसने अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और फिर अपनी डिवाइन सेंस के कंट्रोल में उसी तकनीक का दोबारा उपयोग किया। जैसा उसने सोचा था, ड्रैगन किंग पैलेस के भीतर हेवन एंड अर्थ के नियमों का दबाव बहुत कम था, इसलिए ऊर्जा की खपत पहले से कहीं कम हो गई। इस बार 4 डाउ बॉडीज स्पष्ट रूप से उसके पास खड़ी दिखाई दीं। ये देखकर आरव बेहद खुश हो गया। आखिरकार वह सफल हो गया था। हालांकि वह जानता था कि यह तरीका लड़ाई में ज्यादा उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही वह ड्रैगन किंग पैलेस से बाहर निकलेगा, वह फिर से केवल एक बार ही इस तकनीक का उपयोग कर पाएगा। लेकिन अगर इसे साधना के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो इसका प्रभाव असाधारण था। इसके बाद उसने लगातार डाउ बॉडीज को उसी तकनीक का उपयोग करने दिया। 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और अंततः एक ही बार में ये संख्या 64 तक पहुंच गई। जब 64वीं डाउ बॉडी प्रकट हुई, तो आरव को हल्का चक्कर आने लगा। इससे उसे समझ आ गया कि यह उसकी सीमा है। इससे ज्यादा डाउ बॉडीज बनाना संभव नहीं था, न केवल हेवन एंड अर्थ के नियमों की वजह से, बल्कि उसकी अपनी मानसिक शक्ति भी इसे सहन नहीं कर सकती थी। लेकिन ये भी पर्याप्त था। 64 डाउ बॉडीज जोड़ उसका असली शरीर इक्वल्स कुल 65 साधक। पहले उसकी सारी ट्रू एसेंस को रिफाइन करने में लगभग 90 दिन लगते थे, लेकिन अब ये काम औसतन 2 घंटे से भी कम समय में पूरा हो सकता था। इस योजना के अनुसार उसने तुरंत साधना शुरू कर दी। उसकी सभी डाउ बॉडीज एक साथ बैठकर ट्रू एसेंस को रिफाइन करने लगी और उसे इमॉर्टल स्पिरिचुअल एनर्जी में बदलने लगी। लगभग 1.5 घंटे बाद उसके शरीर की आखिरी ट्रू एसेंस भी पूरी तरह बदल गई और उसकी जगह पूरी तरह इमॉर्टल एसेंस ने ले ली। आरव ने उत्साह में हंसते हुए कहा, आखिरकार मैं सफल हो गया। उसने अपनी 64 डाउ बॉडीज को वापस समेट लिया और ड्रैगन किंग पैलेस में खड़ा होकर जोर से हंस पड़ा। इमॉर्टल रेल्म में आने के बाद से उसे हमेशा निकम्मा कहा जाता था और वह भारी दबाव में जी रहा था, लेकिन इस क्षण वह दबाव पूरी तरह समाप्त हो गया। सिर्फ 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय में उसने पूरी तरह अपनी ट्रू एसेंस को रिफाइन कर लिया और एक सच्चा नैसेंट इमॉर्टल बन गया। उसकी गति जीनत से भी कई गुना तेज थी। शायद पूरे इमॉर्टल रेल्म में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा।
लेकिन जैसे ही वह अपनी सफलता का आनंद ले रहा था, अचानक उसके दिमाग में एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे कुछ फट गया हो, और तुरंत ही उसके मन में जानकारी की एक विशाल धारा भर गई। आरव स्तब्ध रह गया। यह अनुभूति उसे बेहद परिचित लग रही थी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तब हुआ था जब मुझे एंशंट मेडिकल सेक्ट की विरासत मिली थी। उसी समय उसके मन में एक मधुर स्त्री स्वर गूंजा, छोटे साथी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी अमर बन जाओगे और एंशंट मेडिकल सेक्ट की विरासत की दूसरी लेयर को खोल दोगे। आरव पूरी तरह चौंक गया। रुको, एक मिनट। जब उसे पहली बार एंशंट मेडिकल सेक्ट की विरासत मिली थी, तब उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई दी थी। अब अचानक ये स्त्री कौन थी? उसी क्षण उसके सामने एक सुंदर स्त्री की आकृति प्रकट हुई। उसका शरीर धुंध से ढका हुआ था और उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था। उसने शांत स्वर में कहा, अब जब भाग्य तुम्हें इस मार्ग पर ले आया है, तो इसी मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। एंशंट मेडिकल सेक्ट की दूसरी विरासत में इमॉर्टल रेल्म से संबंधित सभी कल्टिवेशन टेक्निक्स मौजूद हैं। ये तुम्हारे लिए अवसर भी है और खतरा भी। उसने आगे कहा, सौभाग्य से तुम्हारी केओस इमॉर्टल टेक्निक अन्य सभी टेक्निक्स की और की नकल कर सकती है, इसलिए यदि तुम सावधान रहो तो तुम्हारा रहस्य उजागर नहीं होगा। याद रखो, जीवन सबसे जरूरी है। जब तक जीवित हो तब तक सब कुछ संभव है। इसके बाद वह धीरे धीरे गायब होने लगी। आरव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ अब सुनाई नहीं दी। जब उसकी चेतना वापस लौटी तो वह फिर से ड्रैगन किंग पैलेस में था, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसके मन में अब अनगिनत नई जानकारियां मौजूद थीं। ये स्पष्ट था कि उसे सच में एंशंट मेडिकल सेक्ट की दूसरी विरासत मिल चुकी थी। यह उसके लिए अत्यंत खुशी की बात थी, क्योंकि वह जानता था कि जितना वह शक्तिशाली होगा, उतना ही बेहतर वह अपने प्रिय लोगों की रक्षा कर पाएगा। फिर भी उसके मन में कई प्रश्न थे। वह रहस्यमयी महिला कौन थी? एंशंट मेडिकल सेक्ट वास्तव में किस प्रकार का सेक्ट था? और उसका भाग्य आखिर उसे किस दिशा में ले जा रहा था? इन सवालों का जवाब उसे अभी नहीं मिला था, इसलिए उसने उन्हें फिलहाल अपने मन के एक कोने में रख दिया और ध्यान से उस दूसरी विरासत की जानकारी को पढ़ना शुरू कर दिया, जो अभी अभी उसके मन में प्रकट हुई थी। आरव ने अपने दिमाग में मौजूद इनहेरिटेंस की जानकारी को व्यवस्थित करना शुरू किया। जानकारी की मात्रा बहुत विशाल थी, लेकिन उसका अक्सर भाग पहले मिली हुई विरासत से जुड़ा हुआ था। इसमें मार्शल आर्ट्स, मेडिकल स्किल्स, फॉर्मेशंस और वेपन क्राफ्टिंग से संबंधित ज्ञान शामिल था, और इन सभी की व्याख्या पहले से कहीं अधिक विस्तृत थी। विशेष रूप से हथियार बनाने की विधियां पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली और कॉम्प्लेक्स थीं। ऐसा लगता था मानो इमॉर्टल रेल्म में साधारण हथियार निर्माण तकनीकों को बहुत ही निम्न स्तर का समझा जाता हो, इसलिए यहाँ की तकनीकें पूरी तरह अलग और कहीं अधिक उन्नत थीं। यदि कोई व्यक्ति इस ज्ञान को गंभीरता से सीख ले, तो उसे किसी और से सीखने की आवश्यकता ही नहीं होगी और वह स्वयं एक अत्यंत शक्तिशाली सेलेस्टियल वेपन रिफाइनर बन सकता था। करीब 1 घंटे तक जानकारी को तेजी से देखने के बाद आरव ने अंततः उस तकनीक को चुना जो केओस ट्रू एसेंस का उन्नत रूप थी, केओस इमॉर्टल टेक्निक। उसने तुरंत उसी का अभ्यास शुरू कर दिया। जैसे ही तकनीक सक्रिय हुई, उसके शरीर के भीतर इमॉर्टल एनर्जी का प्रवाह शुरू हो गया और उसके भीतर से एक विशाल तथा शक्तिशाली आभा निकलने लगी। इस शक्ति को महसूस करते हुए वह मन ही मन चकित रह गया। उसने सोचा, सचमुच ये केओस टेक्निक वास्तव में स्वर्ग विरोधी शक्ति है। वह जानता था कि अपनी प्रेजेंट शक्ति के साथ वह आसानी से आशिफ, युग और परितोष जैसे शुरुआती वॉइड इमॉर्टल विशेषज्ञों को एक ही वार में खत्म कर सकता है। भले ही उसने अभी तक इसे वास्तविक लड़ाई में नहीं आजमाया था, लेकिन केओस टेक्निक की प्रकृति को देखते हुए उससे ऊंचे स्तर के विरोधियों को हराना भी असंभव नहीं था। लेकिन इसी के साथ उसके दिल में एक कड़वाहट भी उठी, क्योंकि यह शक्तिशाली तकनीक एक दोधारी तलवार थी। इसकी शक्ति जितनी बड़ी थी, उतने ही अधिक संसाधनों की आवश्यकता भी होती थी। उसने तुरंत इसे परखने का फैसला किया। हाथ हिलाते ही उसके सामने हजारों इमॉर्टल क्रिस्टल्स प्रकट हो गए। इन क्रिस्टल्स को उसने पहले युग, परितोष और एंथनी जैसे लोगों से हासिल किया था। हालांकि वे सभी निम्न स्तर के क्रिस्टल्स थे, फिर भी कुल मिलाकर उनकी संख्या 2000 से अधिक थी। जैसे ही वे सामने आए, ड्रैगन किंग पैलेस के भीतर की पूरी जगह इमॉर्टल स्पिरिचुअल एनर्जी से भर गई। आरव ने गहरी सांस ली और केओस इमॉर्टल टेक्निक चलाना शुरू कर दिया। तुरंत ही वह ऊर्जा समुद्र की लहरों की तरह उसके शरीर में प्रवेश करने लगी।
जैसे ही यह ऊर्जा उसके शरीर में गई, वह तुरंत इमॉर्टल एसेंस में बदल गई और उसमें कोई भी रुकावट नहीं आई। केवल आधे घंटे के भीतर ही उसके मन में एक हल्की सी आवाज़ हुई और उसकी कल्टिवेशन सीधे मिड स्टेज वॉइड इमॉर्टल रेल्म तक पहुंच गई। फिर लगभग 1 घंटे बाद वह लेट स्टेज वॉइड इमॉर्टल रेल्म तक पहुंच गया। जब उसने आंखें खोलीं तो उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। इतनी जल्दी 2 स्तर की प्रगति करना किसी के लिए भी बेहद उत्साहजनक होता, लेकिन जब उसने अपने चारों ओर देखा तो उसका चेहरा अचानक कड़वाहट से भर गया। जैसा कि उसने सोचा था, उसकी प्रगति की गति तो बहुत तेज थी, लेकिन संसाधनों की खपत भी उतनी ही भयावह थी। उसने अभी अभी अपने पास मौजूद 2000 से अधिक इमॉर्टल क्रिस्टल्स पूरी तरह खत्म कर दिए थे। और ये तो केवल उसकी साधना की शुरुआत थी। आगे चलकर उसे जिन संसाधनों की जरूरत पड़ेगी वे शायद अकल्पनीय होंगे। आरव अपने केओस इमॉर्टल टेक्निक से प्रेम भी करता था और उससे परेशान भी था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अगर उसे जल्दी मजबूत बनना था तो उसे और अधिक इमॉर्टल क्रिस्टल्स हासिल करने होंगे। इस तकनीक का एक और बड़ा लाभ भी था। जैसा कि उस रहस्यमयी महिला ने कहा था, केओस इमॉर्टल टेक्निक किसी भी अन्य कल्टिवेशन टेक्निक की और की नकल कर सकती थी। इससे पहले आरव को चिंता थी कि जब वो फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट में शामिल हुआ है तो उसे सेक्ट की तकनीकों का अभ्यास करना पड़ेगा और शायद उसे केओस टेक्निक छोड़नी पड़े, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह बाहर से सेक्ट की तकनीकों का अभ्यास कर सकता है और अंदर से केओस इमॉर्टल टेक्निक का उपयोग करके अपनी असली साधना जारी रख सकता है। इस तरह उसकी प्रगति भी तेज रहेगी और किसी को शक भी नहीं होगा। उसे यह बात प्रसिद्ध बुक डेमी गॉड्स एंड सेमी डेवल्स के एक पात्र की याद दिला रही थी, जिसने एक तकनीक का उपयोग करके कई अन्य तकनीकों को चलाया था। अब केओस इमॉर्टल टेक्निक उसके लिए मूल शक्ति बन चुकी थी, जबकि बाकी तकनीकें केवल बाहरी आवरण की तरह काम करेंगी। समय का ध्यान आते ही आरव तुरंत ड्रैगन किंग पैलेस से बाहर आ गया और बेबी टाइगर को वापस बुला लिया। अपने कमरे में बैठते हुए वह अभी भी भावनाओं से भरा हुआ था। कुछ समय पहले तक वह सेक्ट में एक बेकार व्यक्ति माना जाता था, लेकिन अब वह सीधे लेट स्टेज वॉइड इमॉर्टल रेल्म तक पहुंच चुका था। फिर भी उसने सावधानी बरतने का निर्णय लिया। बाहर निकलते ही उसने एंशंट मेडिकल सेक्ट की तकनीक से अपनी सारी आभा छिपा ली। इतनी तेज प्रगति अगर किसी को पता चल जाती तो सेक्ट के वे शक्तिशाली बुजुर्ग शायद उसे पकड़कर उसके सारे रहस्य निकालने की कोशिश करते। इसलिए उसने बाहरी रूप से अभी भी एक साधारण कल्टिवेटर की तरह दिखना जारी रखा। जब उसने बाहर देखा तो सूर्य अस्त हो चुका था और अंधेरा फैल रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह पूरे दिन ड्रैगन किंग पैलेस में साधना करता रहा था। सौभाग्य से वह अभी भी सेक्ट में एक ऐसा व्यक्ति था जिस पर कोई ध्यान नहीं देता था, इसलिए कोई उसे परेशान करने नहीं आया। इसी समय दरवाज़ा खुला और जीनत कमरे में आई। आरव। दरवाज़ा बंद करते ही वह सीधे आरव की बाहों में आ गिरी। भले ही वे केवल एक दिन के लिए अलग हुए थे, लेकिन उसके लिए ये समय बहुत लंबा लगा था। उसने उत्साह से कहा कि आज उसके गुरु ने उसे फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट की तलवार तकनीकें और कल्टिवेशन मेथड्स सिखाए हैं और वह उन्हें आरव को भी सिखाना चाहती है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही वह आरव के बेहद करीब आ गई और उसके होठों पर चुंबन रख दिया। फिर उसने मुस्कुराकर कहा कि वह उसकी इमॉर्टल एसेंस कन्वर्शन में मदद करेगी। आरव कुछ क्षणों के लिए निरुत्तर रह गया। उसे याद आया कि लोग कहते हैं, जब कोई ठंडी और दूर रहने वाली महिला प्रेम में पड़ती है तो उसका स्वभाव पूरी तरह बदल जाता है। जीनत को देखकर उसे यह बात सच लग रही थी। वो समझ गया कि जीनत वास्तव में उसकी मदद करना चाहती है, इसलिए उसने उसे मना नहीं किया। कुछ देर बाद दोनों ने साथ में डुअल कल्टिवेशन शुरू किया, लेकिन कुछ ही क्षणों में जीनत की आंखें अचानक आश्चर्य से फैल गईं। उसे स्पष्ट महसूस हुआ कि आरव के भीतर ट्रू एसेंस नहीं, बल्कि बेहद शक्तिशाली और अनंत इमॉर्टल एसेंस प्रवाहित हो रही है, और उसकी कल्टिवेशन उससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी। आरव, ये क्या हो रहा है? जीनत पहले हमेशा शांत और संयमित रहने वाली महिला थी, लेकिन इस समय वह अपने दिल के झटके को दबा नहीं पा रही थी। जब आरव कल यहाँ से गया था, तब उसने अपनी ट्रू एसेंस का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही रिफाइन किया था। सामान्य स्थिति में उसे पूरी तरह रिफाइन होने में कम से कम कई महीने लगते, लेकिन इतने कम समय में, एक दिन से भी कम में, न केवल उसकी ट्रू एसेंस पूरी तरह इमॉर्टल एसेंस में बदल गई थी, बल्कि उसका कल्टिवेशन लेवल भी उसकी कल्पना से कहीं ज़्यादा बढ़ गया था।
चाहे वह कितना भी सोचती, उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामने वाले ने ये कैसे किया। ज्यादा मत सोचो, बस डुअल कल्टिवेशन करो। आरव ने स्थिति को पलट दिया और कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। हालांकि परिस्थितियां बदल गई थीं, लेकिन डुअल कल्टिवेशन जारी रहा। समय बीतने के साथ जीनत को खुशी भरी हैरानी हुई कि उसका कल्टिवेशन लेवल तेजी से बढ़ रहा था, सामान्य कल्टिवेशन की तुलना में सैकड़ों या हजारों गुना तेज। और वह वॉइड इमॉर्टल रेल्म के लेट स्टेज को चुनौती देने लगी। लगभग 1 घंटे बाद उसके दिमाग में अचानक क्लिक जैसी आवाज हुई। फिर उसकी ऑरा अचानक तेजी से बढ़ गई और उसके अंदर उमड़ती इमॉर्टल एनर्जी अनस्टॉपेबल शक्ति के साथ वॉइड इमॉर्टल रेल्म के लेट स्टेज में पहुंच गई। ये जीनत के गाल लाल हो गए और उसकी शर्मीली आंखों में आश्चर्य और अविश्वास भर गया। कल्टिवेशन वर्ल्ड में भी कोई एक दिन में एक रेल्म आगे नहीं बढ़ सकता था, लेकिन इमॉर्टल रेल्म में उसने सच में ये कर दिखाया था। कल ही वह वॉइड इमॉर्टल रेल्म के मिड स्टेज में पहुंची थी और आज लेट स्टेज में पहुंच गई। अगर यह खबर फैल गई तो शायद अनगिनत लोग हैरान रह जाते। लेकिन उसे सबसे ज्यादा झटका आरव को देखकर लगा, क्योंकि कल तक उसने अपनी ट्रू एसेंस को पूरी तरह इमॉर्टल एसेंस में भी नहीं बदला था और आज उसका कल्टिवेशन लेवल पूरी तरह अलग था। जीनत की नज़रें कोमल और स्नेह से भरी थीं। आरव, तुमने ये कैसे किया? असल में वह अपने प्रिय व्यक्ति की ट्रू एसेंस बदलने में मदद करने आई थी, लेकिन अंत में खुद ही ब्रेक थ्रू कर बैठी। ये सच में एक अप्रत्याशित खुशी थी। आरव ने हल्के से उसके लाल होठों को चूमा और कहा, क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि मैं एक रेयर कल्टिवेशन जीनियस हूँ? ये तो कुछ भी नहीं है। उसने एंशिएंट मेडिकल सेक्ट की इनहेरिटेंस का रहस्य नहीं बताया। ऐसा नहीं था कि वह जीनत पर भरोसा नहीं करता था, बल्कि इसलिए कि यह इमॉर्टल रेल्म था और पूरे सेक्ट में हाई लेवल इमॉर्टल्स भरे हुए थे। हालांकि दोनों की शक्ति बढ़ गई थी, लेकिन वे अभी भी सबसे निचले स्तर पर थे। जीनत जरूर उसका राज रखेगी, लेकिन क्या उसकी मेमोरीज पढ़ी जा सकती हैं या नहीं, यह अलग बात थी। इसलिए जितने कम लोग इस बारे में जानते हों, उतना ही अच्छा था। जीनत बहुत बुद्धिमान महिला थी, इसलिए उसने आगे पूछताछ नहीं की, बल्कि उत्साहित होकर बोली, अब तो बहुत अच्छा है। तुम्हारी इस प्रतिभा के साथ पूरा सेक्ट जरूर तुम्हें पसंद करेगा। कम से कम तुम अलग अलग पीक्स के मास्टर्स के पर्सनल डिसाइपल बन सकते हो। और कौन जानता है, शायद सेक्ट लीडर खुद ही तुम्हें सीधे अपना डिसाइपल बना लें। ये ठीक नहीं होगा, आरव ने गंभीर चेहरे से कहा। मुझे अपनी कल्टिवेशन एडवांसमेंट को छिपाकर रखना होगा और यह बात किसी को भी नहीं बतानी है। हालांकि इस समय उन सेक्ट के शक्तिशाली लोग उन्हें देखने नहीं आ रहे थे, फिर भी आरव बहुत धीमी आवाज में बोला। क्यों? जीनत एक पल के लिए समझ नहीं पाए। उसके अनुसार अभी सबसे जरूरी चीज कल्टिवेशन को बढ़ाना था और सेक्ट के रिसोर्सेज हासिल करना भी जरूरी था। एग्जाम्पल के लिए, अगर उसके पास 8 स्टार टैलेंट स्वॉर्ड स्पिरिट बॉडी न होता तो वह 9th पीक के लीडर की पर्सनल डिसाइपल कभी नहीं बन पाती। आरव ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मेरी कल्टिवेशन टेक्निक खास है और ये दूसरों को पता नहीं चलनी चाहिए। और जो पिल्स मैंने तुम्हें दी हैं, उनके बारे में भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। संक्षेप में, उसके पास कई ऐसे रहस्य थे जिन्हें दूसरों की नज़र से छिपाना जरूरी था। नहीं तो उनकी प्रेजेंट ताकत के साथ वे उन रहस्यों की रक्षा नहीं कर सकते थे। स्काई सेक्ट की सुप्रीम एल्डर होने के नाते जीनत तुरंत समझ गई। साधारण आदमी निर्दोष होता है, लेकिन खजाना रखना भी अपराध बन जाता है। वे दोनों अभी अभी आए थे और उन्हें नहीं पता था कि उनका सेक्ट कितना भरोसेमंद है। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ी और चिंतित होकर कहा, तो फिर क्या करें? तुम्हारा प्रेजेंट कल्टिवेशन लेवल छिपाना शायद मुश्किल होगा। आरव बोला, चिंता मत करो, मेरे पास इसे छिपाने का तरीका है। जब तक मैं किसी के साथ कल्टिवेशन नहीं कर रहा, आमतौर पर कोई इसे पहचान नहीं पाएगा। तभी जीनत को एहसास हुआ कि आरव की ऑरा फिर से पहले जैसी हो गई थी। वो बिल्कुल वैसे ही लग रहा था जैसे अभी अभी असेंशन करके आया हो। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह वॉइड इमॉर्टल रेल्म के लेट स्टेज में पहुंच चुका है। वो इस कंसीलमेंट टेक्निक की अद्भुतता पर हैरान हो गई। फिर उसने पूछा, लेकिन ये तो लंबी अवधि का समाधान नहीं है। क्या तुम हमेशा अपना कल्टिवेशन छिपाए रखोगे? आरव मुस्कुराया, अभी कुछ समय के लिए छिपा लेते हैं, बाद में कोई तरीका निकाल लेंगे। उसकी नज़र जीनत के शरीर के एक खास हिस्से पर टिक गई और वह हंसते हुए बोला, वैसे किसी के सहारे रहने वाला आदमी बनना भी बुरा नहीं है। अब सेक्ट में मुझे तुम्हारे सहारे रहना होगा।
जीनत ने हल्के से अपने लाल होंठ काटे और कोमल आवाज में बोली, जब तक तुम चाहो तुम जो चाहो कर सकते हो। सच में? तो फिर इसका फायदा उठाते हैं। ये कहते हुए आरव उस पर झपट पड़ा। उस रात जीनत वापस नहीं गई। दोनों कमरे में ही रहे और मेहनत से कल्टिवेशन करते रहे। अगली सुबह तक उसका कल्टिवेशन पूरी तरह स्थिर होकर वॉइड इमॉर्टल रेल्म के लेट स्टेज में पहुंच चुका था। वह पहले से भी ज्यादा दिव्य और चमकदार लग रही थी। आरव, अगर मास्टर पूछें कि मेरा कल्टिवेशन लेवल कैसे बढ़ा तो मैं क्या कहूँ? आरव ने अपना माथा थपथपाया। उसे एहसास हुआ कि उसने इस समस्या के बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन इसके लिए कोई सही बहाना भी नहीं था। उसने लाचार होकर कहा, जैसा पिछली बार कहा था वही कह देना। जीनत शर्मा गई और बोली, अगर सेक्ट की फीमेल डिसाइपल्स को पता चल गया कि तुम्हारे साथ ऐसा असर होता है तो शायद वे तुम्हें छीनने की कोशिश करें। आरव का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसके दिमाग में कल्पना आई कि कई फीमेल डीमंस उसे छीन कर ले जा रही हैं और अंत में वह एक सूखी मम्मी बनकर बाहर निकल रहा है। उम्मीद है ग्रैंड एल्डर और तुम्हारे मास्टर ये बात किसी को नहीं बताएंगे, आखिर वे सम्मानित एल्डर्स हैं। उम्मीद तो यही है, जीनत बोली। मैं बाद में नए डिसाइपल्स के लिए कल्टिवेशन रिसोर्सेज लेने जा रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? आरव चौंक गया। कल्टिवेशन रिसोर्सेज? वो क्या होते हैं? ऐसा भी कुछ होता है? मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? जीनत मुस्कुराई, क्योंकि तुम्हें नहीं मिलते। सेक्ट के नियमों के अनुसार केवल ऑफिशियल डिसाइपल्स ही सेक्ट के कल्टिवेशन रिसोर्सेज पाने के योग्य होते हैं। तुम अभी सिर्फ नॉमिनल डिसाइपल हो, इसलिए तुम्हें यह अधिकार नहीं है। एक दिन पहले वह ऐसा मजाक कभी नहीं करती, लेकिन अब आरव का कल्टिवेशन उससे भी ज्यादा था, इसलिए यह मजाक नुकसानदेह नहीं था। आरव बोला, कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हारे सहारे रहने वाला आदमी हूँ। तुम्हारा मतलब मेरा। बताओ, तुम्हें क्या क्या मिलता है? जीनत बोली, मुझे हर महीने 100 लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स और एक ट्रांसफॉर्मेशन पिल मिलती है। आरव ने हैरानी से कहा, बस इतना? सेक्ट तो बहुत कंजूस है। 100 इमॉर्टल क्रिस्टल्स तो ठीक है, लेकिन सिर्फ एक पिल? जीनत ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, कल्टिवेशन वर्ल्ड में पिल्स बहुत दुर्लभ होती हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह मेडिकल इमॉर्टल है जो इतनी आसानी से पिल्स बना सके? एक पर्सनल डिसाइपल को हर महीने एक पिल मिलती है। साधारण इनर डिसाइपल्स को हर महीने केवल 20 लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स मिलते हैं और हर 3 महीने में एक वॉइड ट्रांसफॉर्मेशन पिल। आउटर डिसाइपल्स को केवल 10 लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स मिलते हैं और साल में सिर्फ एक पिल। ये सुनकर आरव को याद आया कि उसने एक बार में ही 2000 से ज्यादा लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स खर्च कर दिए थे। उसे एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी फिजूल खर्ची थी। शायद एंथनी किसी शक्तिशाली परिवार का डिसाइपल रहा होगा। अगर वह केवल अपनी कमाई पर निर्भर करता तो बिना कल्टिवेशन किए भी इतने इमॉर्टल क्रिस्टल्स इकट्ठा करने में कई साल लग जाते। उसी समय आरव को एक जरूरी बात का एहसास हुआ, कल्टिवेशन आखिरकार रिसोर्सेस पर निर्भर करता है और उसे भी समय रहते पैसा कमाने का तरीका ढूंढना होगा। मैं तो तुम्हारे सहारे रहने वाला आदमी हूँ, इसलिए निश्चित ही तुम्हारे साथ चलूंगा। वो मुस्कुराया और जीनत का हाथ पकड़ लिया, फिर दोनों साथ साथ बाहर चल पड़े। उनके बाहर निकलते ही तुरंत पूरे सेक्ट में हलचल मच गई। जीनत अब पूरे सेक्ट की सबसे चर्चित व्यक्ति बन चुकी थी। सेक्ट लीडर से लेकर साधारण सर्वेंट्स तक हर कोई उसके 8 स्टार टैलेंट स्वॉर्ड स्पिरिट बॉडी के बारे में जानता था। आरव भी कम प्रसिद्ध नहीं था। दोनों की प्रसिद्धि लगभग बराबर थी, लेकिन उनकी पहचान बिल्कुल उलट थी। एक असाधारण जीनियस था और दूसरा पूरी तरह बेकार माना जाता था। एक ऐसा प्रतिभाशाली डिसाइपल जिसने 3 दिनों में ट्रू एसेंस बदल दिया, और दूसरा ऐसा निकम्मा जिसे स्पिरिट मिरर के सामने एक भी स्टार नहीं मिला। दोनों बिल्कुल विपरीत छोर पर खड़े थे। अगर बात सिर्फ इतनी होती तो भी ठीक था, लेकिन असली बात यह थी कि दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। ये सबको और भी चौंका रहा था, क्योंकि जीनत हमेशा ठंडी और गरिमा में दिखाई देती थी और सेक्ट के अनगिनत डिसाइपल्स उसे एक देवी की तरह मानते थे। लेकिन आज वही देवी एक आदमी का हाथ पकड़े चल रही थी। और सबसे बुरी बात यह थी कि वह आदमी वही निकम्मा डिसाइपल था जिसके शरीर में सिर्फ एक साधारण कल्टिवेटर की औरत थी। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ते गए, अलग अलग पीक्स और हॉल्स के डिसाइपल्स इकट्ठा होते गए। लोग उन्हें देखकर इशारे करने लगे और आपस में फुसफुसाने लगे। वो आदमी कौन है? वो फंग शांसी के साथ क्यों है? तुम नहीं जानते।
वह कुख्यात बेकार आरव है जिसे स्पिरिट मिरर के सामने एक भी स्टार नहीं मिला था। हे भगवान, ऐसा निकम्मा फेरी के साथ कैसे चल सकता है? ये तो गुस्सा दिलाने वाली बात है। इन लोगों ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। कुछ लोग तो जोर जोर से उसका मजाक उड़ाने लगे ताकि यह निकम्मा अपनी गलती समझे और देवी का हाथ छोड़ दे। लेकिन आरव को इन बातों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान थी और उसने हाथ छोड़ने के बजाय जीनत का हाथ और कसकर पकड़ लिया। फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट में आदमी और महिला डिसाइपल्स के डाओइस्ट कपल बनने पर कोई रोक नहीं थी। यह व्यवस्था कुछ हद तक पृथ्वी की यूनिवर्सिटीज जैसी थी। इसके अलावा लोग जीनत की पहचान से डरते थे, इसलिए वे केवल दूर खड़े होकर बातें कर सकते थे, कोई भी हद पार करने की हिम्मत नहीं करता था। जीनत का चेहरा ठंडा था, लेकिन जब उसकी नज़र आरव पर पड़ती तो उसकी आंखों में कोमलता दिखाई देती। ये देखकर कई लोग जलन से भर गए। दोनों ऐसे ही चलते हुए आगे बढ़ते रहे। आखिरकार सबकी निगाहों के बीच वे फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के 3 हॉल्स और 9 पीक्स में से एक स्पिरिट मेडिसिन हॉल के पास पहुंच गए। कल्टिवेशन रिसोर्सेज बांटने वाली जगह मुख्य हॉल के बाहर एक खिड़की जैसी थी जहां अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। जीनत ने एक छोटा काला लकड़ी का टोकन निकाला और अंदर दे दिया। ये फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के फॉर्मल डिसाइपल की आइडेंटिटी टोकन थी। अंदर के सर्वेंट्स ने सावधानी से जांच की और फिर उसे 100 लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स और एक छोटी जेड बॉटल दे दी। इन चीज़ों को देखकर आसपास खड़े कई आउटर डिसाइपल्स की आंखों में ईर्ष्या भर गई। कुछ लोग तो लालच में बार बार लार निगलने लगे। कल्टिवेशन में सबसे बेसिक चीज़ टैलेंट होती है। दूसरी चीज़ है रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज पर्याप्त हों तो किसी साधारण व्यक्ति को भी ऊपर तक पहुंचाया जा सकता है। इनर डिसाइपल्स को 1 महीने में जितने रिसोर्सेज मिलते हैं उतने आउटर डिसाइपल्स को पूरे साल में भी नहीं मिलते। इसी समय आरव बोला, जीवू, ये इमॉर्टल क्रिस्टल्स मुझे दे दो, ठीक है? क्या? ये सुनते ही सब लोग स्तब्ध रह गए। यह आदमी कितना बेशर्म है कि एक महिला से इमॉर्टल क्रिस्टल्स मांग रहा है। कई लोगों को लगा कि जीनत निश्चित ही मना कर देगी। शायद वह गुस्सा भी हो जाए, क्योंकि ऐसा आदमी सच में बहुत शर्मनाक था। लेकिन सबकी उम्मीदों के विपरीत, ठीक है, जीनत ने बिना एक पल सोचे सारे 100 इमॉर्टल क्रिस्टल्स उसे दे दिए। आरव ने उन्हें आराम से अपने पास रख लिया। उसने जीनत को लगातार 2 बार ब्रेक थ्रू करवाया था, इसलिए कुछ समय तक इमॉर्टल क्रिस्टल्स लेने से उसे ज़्यादा फायदा नहीं होता। इसलिए उन्हें अपने पास रखना ज़्यादा उपयोगी था। इस समय आरव की सबसे बड़ी प्राथमिकता पैसा कमाना थी, और पैसा कमाने के लिए पूंजी भी चाहिए। ये 100 लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स उसके लिए बिल्कुल सही स्टार्टअप कैपिटल थे। चारों ओर खड़े लोगों की आंखें फटी रह गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि फेरी क्या सोच रही है। इतना कीमती कल्टिवेशन रिसोर्स किसी को देना हो तो भी किसी योग्य डिसाइपल को दिया जाता है, न कि ऐसे निकम्मे को जो महिला के सहारे जी रहा हो। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको और भी ज़्यादा चौंका दिया। आरव ने इमॉर्टल क्रिस्टल्स रखने के बाद कहा, वो पिल भी मुझे दे दो। उसे एंशंट मेडिकल सेक्ट की दूसरी इनहेरिटेंस मिल चुकी थी। थोड़ा अभ्यास करने के बाद वह अपने दिमाग में मौजूद अनगिनत पिल फॉर्मूलास से तुरंत पिल्स बना सकता था। लेकिन अभी तक ये सब सिर्फ सिद्धांत था। उसके पास न इमॉर्टल हर्ब्स थे और न ही उसने कभी इमॉर्टल पिल्स बनाई थीं। इसलिए वह ट्रांसफॉर्मेशन पिल को देखकर उत्सुक था। उसे देखने से भविष्य में पिल्स बनाने में जरूर मदद मिलेगी। असल में ये सिर्फ एक साधारण पिल थी जो कल्टिवेशन बढ़ाने में मदद करती है। जीनत इसे ले भी लेती तो उसे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता। लेकिन आसपास के लोग गुस्से से भर गए। यह आदमी हद पार कर रहा है। उसने फेरी से एलिक्सिर भी मांग लिया। मैंने महिलाओं के सहारे जीने वाले आदमी देखे हैं, लेकिन इतना बेशर्म आदमी कभी नहीं देखा। सही कहा। जिस डिसाइपल के पास इमॉर्टल एसेंस भी नहीं है, उसे इमॉर्टल पिल का क्या फ़ायदा? ट्रांसफॉर्मेशन पिल का काम वॉइड इमॉर्टल स्टेज के डिसाइपल्स को जल्दी ट्रू इमॉर्टल रेल्म तक पहुंचने में मदद करना था। अगर यह पिल ली जाए तो इमॉर्टल एसेंस बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। इसलिए कई डिसाइपल्स की नज़र में यह एक पिल 100 इमॉर्टल क्रिस्टल से भी ज़्यादा कीमती थी। वास्तव में अगर इसे स्पिरिट मेडिसिन शॉप से खरीदना हो तो कम से कम 300 इमॉर्टल क्रिस्टल्स देने पड़ते। इस बार भी सबको लगा कि जीनत जरूर गुस्सा हो जाएगी और इस बेकार आदमी को पिल नहीं देगी। लेकिन ठीक है, जीनत ने फिर बिना झिझक पिल भी उसे दे दी।
दूसरों की गुस्से भरी नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए आरव ने बॉटल खोली और उसमें से एक छोटी काली पिल बाहर निकाली। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ लीं। ये पिल बहुत ही निम्न स्तर की थी। न उसमें कोई इमॉर्टल चार्म था, न कोई पिल पैटर्न्स। ऊपर से उसका आकार भी बहुत खुरदुरा और गड्ढेदार था। आरव ने होंठ सिकोड़ते हुए सोचा, पता नहीं किसने ये पिल बनाई है, इसका स्तर बहुत खराब है। उसे यह नहीं पता था कि इमॉर्टल रेल्म में सेलेस्टियल अल्केमिस्ट्स कल्टिवेशन वर्ल्ड के अल्केमिस्ट से भी ज़्यादा दुर्लभ और सम्मानित होते हैं। हालांकि फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट में कई अच्छे अल्केमिस्ट्स थे और स्पिरिट मेडिसिन हॉल का हेड तो एक महान मास्टर अल्केमिस्ट था, लेकिन वे लोग आमतौर पर हाई ग्रेड पिल्स बनाते थे। ऐसी लो ग्रेड पिल्स उनके शिष्यों से बनवाई जाती थीं। फिर भी जिन पिल्स को आरव सबसे खराब समझ रहा था, उन्हें देखकर अनगिनत डिसाइपल्स की आंखों में लालच चमक रहा था। तभी अचानक एक आवाज आई, अरे बेकार आदमी, क्या कर रहा है? जल्दी से वो पिल फेरी को वापस कर। जैसे ही यह आवाज आई, सफ़ेद कपड़े पहने एक युवा डिसाइपल आगे बढ़ आया। उसका नाम बॉबी था। वो फिफ्थ पीक का आउटर डिसाइपल था। 10 साल से ज़्यादा समय से फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट में था और अब वॉइड इमॉर्टल रेल्म के मिड स्टेज तक पहुंच चुका था। हालांकि उसकी गति आरव और जीनत जैसी नहीं थी, लेकिन बाकी डिसाइपल्स के बीच वह खुद को काफ़ी महान समझता था। जब उसने यहाँ भीड़ देखी तो वह भी आ गया। जीनत की सुंदरता देखकर वह तुरंत मोहित हो गया। जब उसने देखा कि आरव बेशर्मी से ट्रांसफॉर्मेशन पिल मांग रहा है, तो वह तुरंत आगे बढ़ा। उसे लगा कि ऐसा करने से वह जरूर फंग शांसी की नज़रों में अच्छा बन जाएगा। अगर वह 8 स्टार स्वॉर्ड स्पिरिट बॉडी वाली महिला के साथ डाउएस्ट पार्टनर बन गया, तो फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट में उसका भविष्य चमक जाएगा। ये सोचकर उसकी आंखें चमक उठीं और वह बड़े आत्मविश्वास से आरव की ओर बढ़ा। तुम बेशर्म लड़के, जल्दी से इमॉर्टल क्रिस्टल्स और पिल फेरी को वापस करो। बॉबी ने न केवल अपनी ऑरा को बेहद दबंग तरीके से फैलाया, बल्कि एक बहुत ही शानदार पोज भी बनाया। साथ ही वो चोरी छिपे पास खड़ी जीनत की ओर देख रहा था। उसे लगा कि अगर वो इस तरह आगे आएगा तो सामने वाली जरूर उसे अलग नज़र से देखेगी। लेकिन उसकी निराशा का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि फंग शांसी ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। आरव ने हाथ में पकड़ी पिल को घुमाते हुए सामने खड़े आदमी की ओर देखा। उसे लगा कि इमॉर्टल रेल्म भी मॉर्टल वर्ल्ड जैसा ही है। हर जगह ऐसे लोग मिल जाते हैं जो लड़कियों को प्रभावित करने के लिए दिखावा करते फिरते हैं। तुम कौन हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं बॉबी हूँ, थर्ड पीक का आउटर डिसाइपल। यह आदमी आरव से बात कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह अपना परिचय जीनत को दे रहा हो। तुम जैसे बेशर्म इंसान की हिम्मत कैसे हुई कि फेरी से इमॉर्टल क्रिस्टल्स और पिल मांग लो? जल्दी से वापस करो। उसकी बात खत्म होते ही भीड़ से जोरदार जयकार उठी। असल में यह वहां मौजूद अनगिनत लोगों की भावना थी, जिसे बॉबी ने बस खुलकर बोल दिया था। आरव ने चारों ओर नज़र दौड़ाई और होंठ सिकोड़ लिए। स्पष्ट था कि इन लोगों के दिल में ईर्ष्या, जलन और नफरत भरी हुई थी। फिर उसने सामने खड़े बॉबी की ओर देखा और कहा, तुम्हें वापस दूं? तुम बड़े बेवकूफ़ हो क्या? मैं तो अपनी शक्ल से कमाता हूँ। ये इमॉर्टल क्रिस्टल्स और पिल मुझे अपनी खूबसूरती के कारण मिले हैं। मैं इन्हें क्यों वापस करूं? कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? बॉबी गुस्से से बोला। तुम जैसे कचरे को, जो ट्रू एसेंस भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, फेरी के इमॉर्टल क्रिस्टल्स और पिल लेने का क्या अधिकार है? आरव हंस पड़ा। तो क्या हुआ अगर मैं खूबसूरत हूं? उसने व्यंग्य से कहा, चाहे मैंने पिल ली हो या इमॉर्टल क्रिस्टल्स, तुम्हें इससे क्या? बॉबी गुस्से से कांपने लगा। अगर यहाँ इतने लोग न होते और सेक्ट के नियम डिसाइपल्स को आपस में लड़ने से न रोकते, तो वह शायद अभी इसी वक्त इस बेशर्म आदमी को थप्पड़ मारकर खत्म कर देता। लेकिन उसका असली उद्देश्य कुछ और था। वह फंग शांसी की कृपा पाना चाहता था। अगर वो उसे अपनी डाउएस्ट पार्टनर बना लेता, तो उसका भविष्य चमक उठता। इसलिए उसने फिर कहा, फेरी, आपको अपने इमॉर्टल क्रिस्टल्स और पिल वापस ले लेने चाहिए। ऐसे बेशर्म लोगों को सहन नहीं करना चाहिए। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जीनत ने ठंडी आवाज में कहा, तुम कौन होते हो? दफा हो जाओ। क्या? बॉबी पूरी तरह हक्का-बक्का रह गया। ये सिर्फ ठंडा व्यवहार नहीं था, बल्कि ऐसा था जैसे उसने खुद को आगे बढ़ाकर जोरदार तमाचा खा लिया हो। फेरी, आप? वो अभी बोल ही रहा था कि जीनत फिर बोली, मैं अपने पति को जो चाहूं दे सकती हूं, इसमें दखल देने वाले तुम कौन होते हो?
ये सुनते ही वहां मौजूद अनगिनत लोगों के दिल टूट गए। फंग शांसी ने सच में उस निकम्मे आदमी को पति कहा था। इसका मतलब था कि अब उनके पास कोई मौका ही नहीं बचा। कई लोग मन ही मन गुस्से से भर गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ। वे उस निकम्मे से ज़्यादा प्रतिभाशाली थे और शायद ज़्यादा योग्य भी। फिर भी फेरी ने उसी को क्यों चुना? बॉबी के दिल में भी आग जल रही थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। तभी आरव ने हाथ में पिल घुमाते हुए शरारती मुस्कान के साथ कहा, क्या हुआ, मान नहीं रहे? हालांकि मैं अभी सिर्फ नॉमिनल डिसाइपल हूं और मेरी ट्रू एसेंस अभी इमॉर्टल एसेंस में नहीं बदली है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं बहुत खूबसूरत हूं। मेरी पत्नी को यही पसंद है। क्या ये देखकर जलन हो रही है? तुम बॉबी का पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। उसकी आंखों में आग जल रही थी। अगर सेक्ट के नियम न होते तो वह अभी हमला कर देता। आखिरकार उसने दांत भींचकर कहा, आरव, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, इमॉर्टल हीरो अरेना में ड्यूअल। फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट में डिसाइपल्स को निजी तौर पर लड़ने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन अगर दो डिसाइपल्स के बीच विवाद हो जाए तो वे इमॉर्टल हीरो अरेना में जाकर लड़ सकते थे। आरव मुस्कुराया, तुम कौन होते हो कि मैं तुम्हारा चैलेंज स्वीकार करूं? मैं अभी सिर्फ नॉमिनल डिसाइपल हूं और मुझे तुम्हारा चैलेंज ठुकराने का अधिकार है। फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के नियम बहुत कॉम्प्लेक्स थे, लेकिन आरव ने पहले ही उन्हें ध्यान से पढ़ लिया था। क्योंकि सबसे निचले स्तर के डिसाइपल को नियमों का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। नियमों के अनुसार उच्च कल्टिवेशन वाला डिसाइपल निम्न कल्टिवेशन वाले डिसाइपल को चैलेंज कर सकता है, लेकिन दूसरा मना कर सकता है। लेकिन अगर कम कल्टिवेशन वाला ज़्यादा कल्टिवेशन वाले को चैलेंज करे तो उसे लड़ना ही पड़ेगा। इसलिए बॉबी के पास अभी कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वह वॉइड इमॉर्टल रेल्म मिड स्टेज में था, जबकि आरव अभी इमॉर्टल भी नहीं माना जाता था। आरव की मुस्कान जितनी चमकदार थी, बॉबी की नफरत उतनी ही बढ़ती जा रही थी। उसे लगा कि उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना अपमान महसूस नहीं किया था। आखिरकार उसने कहा, मेरे पास यहाँ 100 लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स हैं। अगर तुम मेरा चैलेंज स्वीकार कर लो तो ये सब तुम्हारे हो जाएंगे और मैं तुम्हें 3 मूव्स की छूट दूंगा। अगर तुम 3 मूव्स झेल गए तो जीत तुम्हारी होगी। हालांकि यह तरीका थोड़ा नीचा लग रहा था, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। वो किसी भी तरह आरव को इमॉर्टल हीरो अरेना तक ले जाना चाहता था। दूसरों की नज़र में ये बिल्कुल बेकार प्रस्ताव था, क्योंकि अगर आरव समझदार होता तो वह कभी सहमत नहीं होता। आखिर पैसा तभी काम आता है जब आदमी जिंदा रहे। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास इमॉर्टल एसेंस भी नहीं है, वो असली इमॉर्टल के 3 मूव्स क्या 3 उंगलियां भी नहीं झेल सकता। लेकिन आरव ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मैं नहीं मानता। मेरी पत्नी के पास भी 100 इमॉर्टल क्रिस्टल्स हैं। अगर मुझे अरेना में लाना है तो कम से कम 1000 लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स चाहिए, नहीं तो भूल जाओ। पहली बात तो लोगों को सामान्य लगी, लेकिन दूसरी बात सुनते ही सबकी आंखें फटी रह गईं। यह आदमी क्या कह रहा है? क्या वह सच में चैलेंज स्वीकार करेगा? 1000 इमॉर्टल क्रिस्टल्स, क्या ये पत्थर हैं? मुझे लगता है ये बस सीनियर ब्रदर बॉबी को डराने के लिए बोल रहा है। लोग आपस में चर्चा करने लगे। बॉबी को भी ऐसा ही लगा। उसे लगा कि आरव के पास इतनी हिम्मत नहीं होगी। असल में वो उसे मुश्किल में डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच ये था कि बॉबी के पास इतने पैसे नहीं थे। हालांकि उसका परिवार थोड़ा अमीर था, लेकिन उसकी जेब में केवल 500 लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स थे। आरव ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, क्या हुआ, पैसे नहीं हैं? अगर गरीब हो तो यहाँ आकर हीरो बनने की कोशिश मत करो, दफा हो जाओ। ये कहकर उसने जीनत का नाजुक हाथ पकड़ा और मुड़कर जाने लगा। रुको! बॉबी पूरी तरह भड़क गया। उसने आसपास खड़े लोगों की ओर देखा और बोला, भाइयों, क्या कोई मुझे 500 लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स उधार दे सकता है? मैं बाद में जरूर लौटा दूंगा। भीड़ तुरंत उत्साहित हो गई। सीनियर ब्रदर, 500 तो बहुत हैं। मेरे पास 150 हैं। मेरे पास 80 हैं। मेरे पास 200 हैं। लोगों ने जल्दी ही मिलकर 500 इमॉर्टल क्रिस्टल्स इकट्ठे कर दिए, क्योंकि फंग शांसी के साथ आरव को देखकर सबके दिल में जलन थी। वे चाहते थे कि बॉबी उसे अच्छी तरह सबक सिखाए, इसलिए सबने खुलकर मदद की। भीड़ को इतना भावुक देखकर आरव ने अपनी नाक छुई और मन ही मन सोचा, क्या यह वही लेजेंडरी क्राउडफंडिंग नहीं है? लगता है उसने सच में सार्वजनिक गुस्सा मोल ले लिया है। पल भर में ही बॉबी ने 1000 लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स इकट्ठा कर लिए।
वह दांत भींचकर आरव की ओर घूर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने भारी आवाज में कहा कि पैसे तो इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन एक शर्त है। अगर आरव हार गया तो उसे सबके सामने घुटनों के बल बैठकर 3 बार चिल्लाना होगा कि वह फेरी के योग्य नहीं है और एक आदमी कहलाने के भी योग्य नहीं है। 1000 इमॉर्टल क्रिस्टल्स कोई छोटी रकम नहीं थी। हालांकि बॉबी पहले ही तय कर चुका था कि बाद में किसी न किसी तरीके से वह ये पैसे वापस छीन लेगा, लेकिन उससे पहले वह आरव को सबके सामने पूरी तरह अपमानित करना चाहता था ताकि अपने दिल का गुस्सा निकाल सके। आरव ने ये सुनते ही बिना झिझक जवाब दिया कि इसमें कोई समस्या नहीं है। उसकी नज़र तो उस 1000 इमॉर्टल क्रिस्टल्स पर टिकी हुई थी और उन्हें देखकर वह अंदर ही अंदर बेहद खुश था। उसके लिए इतनी बड़ी रकम का मतलब था कि वह अपनी कल्टिवेशन को आगे बढ़ाने के एक कदम और करीब पहुंच गया है। उसने हाथ हिलाकर कहा कि चलो पैसे उसे दे दो। बॉबी ने ठंडा सा फुफकारते हुए अपनी कलाई झटकी और एक थैला उसकी ओर फेंक दिया, जिसमें पूरे 1000 लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स थे। आरव ने वह थैला पकड़ लिया, उसे खोला और अंदर झांककर ध्यान से देखा। फिर उसने संतुष्ट होकर सिर हिलाया और कहा कि ठीक है, पूरे 1000 हैं, न एक भी कम न एक भी ज्यादा। बॉबी तो इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसकी मुठियां इतनी कसकर बंधी हुई थीं कि नसें उभर आई थीं। उसने तुरंत कहा कि अगर ऐसा है तो अब उसके साथ इमॉर्टल हीरो अरेना चलो। उसके मन में बस एक ही बात थी कि जैसे ही मंच पर मौका मिलेगा वह आरव को ऐसा सबक सिखाएगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन आरव हल्का सा हंस पड़ा और बोला कि उसने कब कहा कि वह उसके साथ मंच पर जाएगा। ये सुनते ही बॉबी का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने गुस्से में पूछा कि इसका क्या मतलब है, क्या वह उसे बेवकूफ़ बना रहा है? आरव ने शांत स्वर में कहा कि चिंता मत करो, फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के नियमों के अनुसार चुनौती देने वाले व्यक्ति का डाउएस्ट पार्टनर उसकी जगह लड़ सकता है। इतना कहकर उसने जीनत की ओर हाथ हिलाया और कहा कि पैसे इकट्ठा करने का काम वह खुद संभाल लेगा और उसे बस जाकर उस आदमी की अच्छी तरह पिटाई करनी है। ये सुनते ही बॉबी का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि सामने वाला आदमी इतना बेशर्म होगा और सेक्ट के नियमों को इतनी अच्छी तरह जानता होगा। असल में फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के नियमों में सचमुच ऐसा प्रावधान था कि अगर दोनों डाउएस्ट पार्टनर्स सहमत हों तो उनमें से एक दूसरे की जगह लड़ सकता है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता था। कभी कभी आदमी अपनी महिला साथी की जगह लड़ लेते थे, लेकिन किसी ने आज तक यह नहीं देखा था कि कोई आदमी इतनी खुलेआम महिला के सहारे जीते और उसी से अपनी लड़ाई लड़वाए। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद पूरा माहौल हंगामे से भर गया। लोग हैरान और गुस्से में चिल्लाने लगे कि उन्होंने बेशर्म लोग तो बहुत देखे हैं, लेकिन इतना बेशर्म कभी नहीं देखा। कुछ लोग कह रहे थे कि कोई आदमी इससे ज्यादा भी शर्मनाक कैसे हो सकता है कि अपनी जगह एक औरत को लड़ने भेज दे। कई लोग तो ये भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर फंग शांसी जैसी प्रतिभाशाली और सुंदर महिला ऐसे निकम्मे और बेशर्म आदमी के साथ कैसे हो सकती है। लेकिन आरव को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके हाथ में अभी भी वह पैसों का थैला था और उसके चेहरे पर पहले से भी ज्यादा चमकती मुस्कान थी। उसने भीड़ की ओर देखकर कहा कि तो बताओ, लड़ोगे या नहीं? अगर डर गए हो तो सीधे हार मान लो। बॉबी ने अपने गुस्से को मुश्किल से दबाते हुए गंभीर आवाज में पूछा कि अगर वह फेरी को हरा देता है तो पहले वाली शर्त अभी भी लागू रहेगी या नहीं? आरव हंसते हुए बोला कि बिल्कुल लागू रहेगी। इमॉर्टल हीरो अरेना में की गई शर्त तोड़ने पर सेक्ट खुद सजा देता है और वह तो हमेशा सेक्ट के नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति है। बॉबी ने दांत भींचते हुए कहा कि ठीक है, वह पहले फेरी से ही लड़ेगा। उसके दिमाग में ये साफ था कि भले ही जीनत के पास 8 स्टार प्रतिभा हो, लेकिन वह अभी अभी सेक्ट में आई है। कुछ ही दिनों की साधना में वह उससे मुकाबला नहीं कर सकती। अगर वह जीत गया तो आरव को सबके सामने घुटनों के बल बैठकर अपमान सहना पड़ेगा और इस तरह आज का अपमान भी चुकता हो जाएगा। दोनों पक्षों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए भीड़ के बीच वे जल्दी ही सेक्ट के इमॉर्टल हीरो अरेना पहुंच गए। इमॉर्टल रेल्म के किसी भी बड़े सेक्ट में ड्यूअल अरेना होना जरूरी होता है और यहाँ भी लॉ एनफोर्समेंट हॉल के डिसाइपल्स हमेशा मौजूद रहते थे। एक बार जब दोनों पक्ष शर्त पर सिग्नेचर कर देते तो परिणाम आने के बाद उसे निभाना अनिवार्य होता था, नहीं तो एनफोर्समेंट हॉल से सजा मिलती थी। ऐसे मुकाबलों में किसी रेफरी की जरूरत नहीं होती। अगर कोई मंच से गिर जाए, लड़ने की शक्ति खो दे या खुद हार मान ले तो उसे हार मान लिया जाता है। बस इन 3 स्थितियों में एनफोर्समेंट हॉल के डिसाइपल्स अंतिम फैसला घोषित करते थे। दोनों पक्षों ने शर्त लिखकर उस पर सिग्नेचर किए। उसमें 1000 लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स और यह भी लिखा गया कि अगर आरव हार गया तो उसे सबके सामने कैसे अपनी शर्त पूरी करनी होगी। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद आरव ने आराम से एक कुर्सी निकालकर बैठ गया।
वह आराम से सूरजमुखी के बीज खाते हुए और एक पेय पीते हुए मंच पर शुरू होने वाली लड़ाई का इंतजार करने लगा। उसकी यह हरकत देखकर आसपास के लोग और भी ज्यादा तिरस्कार से भर गए। लोग कह रहे थे कि यह शायद वर्ल्ड का सबसे बेशर्म आदमी है, जिसने अपनी महिला को लड़ने भेज दिया और खुद तमाशा देख रहा है। कुछ लोग गुस्से से कह रहे थे कि यह आदमी कहलाने के लायक भी नहीं है और वे बस इंतजार कर रहे हैं कि सीनियर ब्रदर बॉबी जीत जाए ताकि आरव सबके सामने घुटनों के बल बैठकर खुद को मर्द न होने की घोषणा करे। लेकिन आरव इन सब तानों से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। वह मुस्कुराते हुए मंच की ओर देखता रहा। इस बीच जीनत और बॉबी दोनों मंच पर चढ़ गए। बॉबी ने अपने हाथ पीछे बांध लिए और बड़े वरिष्ठ भाई जैसा अंदाज बनाकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि जीनत सेक्ट में बाद में आई है, इसलिए वह उसकी जूनियर सिस्टर है। एक सीनियर ब्रदर होने के नाते वह उसे 3 मूव्स का मौका देगा। वह खुद को बहुत आकर्षक और प्रभावशाली दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जीनत ने उसकी ओर ठीक से देखा तक नहीं। जैसे ही एनफोर्समेंट डिसाइपल ने मुकाबले की शुरुआत की घोषणा की, जीनत ने तुरंत एक मुक्का मार दिया। बॉबी को पहले पूरा भरोसा था कि चाहे कुछ भी हो, वह 10 साल से अधिक समय से साधना कर रहा है और अब वॉइड इमॉर्टल रेल्म के मिड स्टेज तक पहुंच चुका है। चाहे कल्टिवेशन हो या लड़ाई का अनुभव, वह एक नए डिसाइपल को आसानी से दबा सकता है, चाहे उसके पास 8 स्टार प्रतिभा ही क्यों ना हो। आखिर प्रतिभा भी तभी काम आती है जब उसके पास अभ्यास का समय हो, और जीनत के पास समय बहुत कम था। इसी भरोसे में उसने 3 मूव्स पहले देने की बात भी कही थी। लेकिन जैसे ही उसने जीनत के मुक्के की ताकत महसूस की, उसका चेहरा अचानक बदल गया। उस प्रहार की शक्ति और दबाव बेहद भयानक था। ये किसी अर्ली स्टेज वॉइड इमॉर्टल की ताकत बिल्कुल नहीं लग रही थी, वह तो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली थी। बॉबी के मुंह से घबराहट भरी आवाज निकल गई कि यह तो लेट स्टेज वॉइड इमॉर्टल है। अब बचने का समय ही नहीं था, इसलिए उसने पूरी ताकत से जवाबी मुक्का मार दिया। नीचे खड़े दर्शकों को पूरा विश्वास था कि बॉबी ही जीतेगा और आरव को अपनी शर्त पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि मुकाबला शुरू होते ही बॉबी हवा में उछलकर दूर जा गिरेगा और बिल्कुल बेबस दिखाई देगा। सभी लोग स्तब्ध रह गए। उसी समय आरव ने एक ही घूंट में अपना पेय खत्म किया, मुट्ठी लहराई और उत्साहित होकर चिल्लाया कि उसके चेहरे पर थप्पड़ मारो। आरव की बात सुनते ही जीनत ने बिल्कुल वैसा ही किया। जैसे ही बॉबी मुश्किल से उठकर खड़ा हुआ, उसने तुरंत उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तेज आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी और हर कोई हैरानी से चुप हो गया। किसी इमॉर्टल को इस तरह सबके सामने अपमानित करना फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के इतिहास में शायद ही कभी हुआ था। आरव ने फिर चिल्लाकर कहा कि दूसरी तरफ भी मारो। तुरंत ही जीनत ने दूसरी तरफ से भी एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे बॉबी के गाल पर लाल हथेली का निशान उभर आया। आरव को ये कहावत बिल्कुल पसंद नहीं थी कि किसी के चेहरे पर वार नहीं करना चाहिए। उसके लिए तो किसी को एक बार थप्पड़ मारना ही संतोष देता है, और बार बार मारना उससे भी ज्यादा संतोष देता है। बॉबी खुद आगे आकर दिखावा कर रहा था और अब उसी का परिणाम भुगत रहा था। जीनत ने भी बिल्कुल दया नहीं दिखाई और लगातार थप्पड़ मारती रही। कुछ ही देर में बॉबी का कभी आकर्षक दिखने वाला चेहरा सूझकर बिल्कुल सुअर के सिर जैसा हो गया। मैं हार मानता हूँ। मामला बिल्कुल अप्रत्याशित मोड़ ले चुका था। ऊपर से बॉबी ने पहले कभी इस तरह की लड़ाई का सामना नहीं किया था, इसलिए वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया था। कुछ क्षणों तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। तब जाकर उसे होश आया और उसने जल्दी से पास खड़े लॉ एनफोर्समेंट हॉल के डिसाइपल की ओर इशारा किया। एनफोर्समेंट डिसाइपल ने आगे बढ़कर जीनत को रोक दिया और घोषणा की कि बस अब काफी है, इस मुकाबले की विजेता जीनत है। ये परिणाम सुनते ही पूरा मैदान हलचल से भर गया। किसी को इस तरह का नतीजा बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था। कुछ लोग हैरान थे, कुछ बेहद उत्साहित, और कुछ के चेहरों पर साफ नाराजगी दिखाई दे रही थी। लोगों को सबसे ज्यादा झटका इस बात से लगा कि फंग शांसी की कल्टिवेशन इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है। जीनत के प्रशंसक बेहद खुश थे कि उनकी देवी ने इतनी शानदार जीत हासिल की, लेकिन जो लोग नाराज थे वे सिर्फ जलन से भरे हुए थे। उनके लिए यह बात सहन करना मुश्किल था कि इतनी प्रतिभाशाली और सुंदर देवी का डाउएस्ट पार्टनर एक ऐसा आदमी है जिसे वे पूरी तरह बेकार समझते थे। एनफोर्समेंट हॉल के डिसाइपल्स बॉबी को इमॉर्टल हीरो अरेना से नीचे ले गए। वह अभी भी पूरी तरह स्तब्ध था और समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वह हार कैसे गया। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, कोई डिसाइपल जिसने अभी एक हफ्ता भी सही से साधना नहीं की, उसकी कल्टिवेशन इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है। उसने अभी अभी इमॉर्टल एसेंस में परिवर्तन किया है, फिर उसकी शक्ति 10 साल से साधना कर रहे मुझसे ज्यादा कैसे हो सकती है।
वो अभी इसी गुस्से और उलझन में डूबा हुआ था कि उसके सामने अचानक एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया। वह आरव था, जो आराम से सूरजमुखी के बीज खाते हुए उसके सामने खड़ा था। उसने हंसते हुए कहा कि क्या हुआ, अब मान गए कि तुम मुझसे हार गए। ये सुनते ही आसपास खड़ी भीड़ में फिर से शोर मच गया। कई लोग चिल्लाने लगे कि यह आदमी कितना बेशर्म है, मानो सीनियर ब्रदर बॉबी उससे हार गया हो। कुछ लोग गुस्से में कह रहे थे कि यह रखेल बनकर जीने वाला आदमी हद से ज्यादा नीच है। कुछ तो दुखी होकर कह रहे थे कि वे जी ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी देवी ने ऐसा घटिया आदमी कैसे चुन लिया। हालांकि इस पूरे मामले से उनका सीधा कोई संबंध नहीं था, लेकिन आरव का ये रवैया देखकर उनके दिलों में गुस्सा भर गया था। दूसरी तरफ बॉबी इतना क्रोधित हो गया कि उसे लगा जैसे उसकी छाती फट जाएगी। वह अचानक उछलकर खड़ा हो गया और चिल्लाया कि वह इस हार को स्वीकार नहीं करता। अगर आरव इतना ही काबिल है तो खुद उससे लड़कर दिखाए और उसे हराकर दिखाए। आरव के चेहरे पर वही परेशान करने वाली मुस्कान बनी रही। उसने शांत स्वर में कहा कि सीनियर ब्रदर बॉबी को अपनी शर्त के परिणाम को स्वीकार करना चाहिए। यहाँ लॉ एनफोर्समेंट हॉल के डिसाइपल्स खड़े हैं और सब कुछ देख रहे हैं। हार तो हार होती है और अंत में उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। फिर उसने व्यंग्य करते हुए कहा कि सोचो, इतनी शक्तिशाली महिला को अपना डाउएस्ट पार्टनर बना लेना भी तो उसकी अपनी क्षमता ही है। अगर यह इतना आसान होता तो बॉबी के पास भी कोई ऐसी महिला होती। वर्ल्ड में ताकत कई तरह की होती है, और किसी महिला के सहारे जीना भी उसकी अपनी ताकत का हिस्सा है। ये सुनकर बॉबी का गुस्सा और बढ़ गया। उसका सिर चकराने लगा और अचानक उसने खून की एक उल्टी कर दी। जीनत से लड़ाई में उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी, लेकिन आरव की बातों ने उसे इतना क्रोधित कर दिया था कि वह सचमुच खून उगल बैठा। आरव हंसते हुए बोला कि सीनियर ब्रदर थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा हो रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ऐसा करने से उन्हें ची डिविएशन हो सकता है। बॉबी ने दांत भींचते हुए खुद को संभाला और लॉ एनफोर्समेंट हॉल के डिसाइपल्स की मौजूदगी देखकर अपनी तुरंत हमला करने की इच्छा को दबा लिया। उसने कहा कि वह इस बार खुद आरव को चुनौती देता है। इस बार कोई भी उसकी जगह नहीं लड़ सकता, केवल दोनों के बीच सीधी लड़ाई होगी। उसने पूछा कि क्या आरव में इतना साहस है। आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया कि चुनौती स्वीकार करना उसके लिए कोई समस्या नहीं है, बस सामने वाले के पास पर्याप्त स्पिरिट स्टोन्स होने चाहिए। उसने साफ कहा कि अगर बॉबी 2000 लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स दांव पर लगाए तो वह तुरंत चुनौती स्वीकार कर लेगा। ये सुनकर बॉबी चौंक गया और बोला कि क्या आरव पागल हो गया है, अभी तो शर्त सिर्फ 1000 इमॉर्टल क्रिस्टल्स की थी। आरव मुस्कुराया और बोला कि वह स्थिति अलग थी। उस समय जीनत उसकी जगह लड़ रही थी, लेकिन अब वह खुद लड़ेगा, इसलिए उसकी कीमत भी दोगुनी होगी। बॉबी के सीने में फिर से गुस्से की लहर उठी और वह लगभग फिर से खून उगलने वाला था। उसे लग रहा था कि आरव बार बार बेशर्मी की नई परिभाषा गढ़ रहा है, जैसे उसकी कीमत फंग शांसी से भी ज्यादा हो। आरव ने शांत स्वर में कहा कि उसकी शर्त सामने है, मानना है या नहीं ये बॉबी पर निर्भर है। बॉबी ने दांत भींचकर पूछा कि इस बार वह कोई चाल तो नहीं चलेगा, उसे खुद मंच पर आकर लड़ना होगा। आरव ने सिर हिलाकर कहा कि बिल्कुल, और अगर उस पर भरोसा नहीं है तो एनफोर्समेंट हॉल पर तो भरोसा किया जा सकता है। वे पहले ही शर्त पर सिग्नेचर कर सकते हैं। इसके बाद बॉबी फिर से भीड़ की ओर मुड़ा और बोला कि वह सबका हिसाब याद रखेगा, लेकिन अभी उसे 2000 इमॉर्टल क्रिस्टल्स पूरे करने के लिए कुछ और उधार चाहिए। उसने वादा किया कि कुछ दिनों में वह सबको पूरा पैसा लौटा देगा। वह सच में सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था, क्योंकि अगर उसने बदला नहीं लिया तो शायद गुस्से से ही बीमार पड़ जाता। भीड़ इस बार पहले से भी ज्यादा उत्साहित हो गई। कोई 200 इमॉर्टल क्रिस्टल्स देने लगा, कोई 300, कोई 100। हर कोई चाहता था कि बॉबी इस बेशर्म आदमी को सबक सिखाए। कुछ ही देर में 2000 लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स इकट्ठे हो गए। बॉबी ने वह थैला आरव की ओर फेंकते हुए पूछा कि अब उसके पास कहने के लिए क्या बचा है। आरव ने थैला हाथ में लेकर उसका वजन तौला और संतोष से मुस्कुराया। उसने कहा कि ठीक है, वह चुनौती स्वीकार करता है, लेकिन निष्पक्षता के लिए वह बॉबी को एक रात आराम करने देगा और मुकाबला अगले दिन सुबह के समय यानी 7 से 9 बजे के बीच होगा। ये सुनते ही बॉबी फिर से भड़क गया। वह तो अभी इसी समय लड़ना चाहता था, उसे अगले दिन तक इंतजार करना बिल्कुल मंजूर नहीं था। लेकिन आरव ने तिरस्कार से कहा कि वह भी एक सम्मान रखने वाला इंसान है। अभी अभी बॉबी खून उगल चुका है, अगर वह अभी जीत भी गया तो लोग कहेंगे कि उसने कमजोर हालत में जीत हासिल की, इसलिए मुकाबला कल ही होगा। ये सुनकर भीड़ में फिर से शोर मच गया। लोग कहने लगे कि एक रखेल बनकर जीने वाला आदमी भी शर्म की बात कर रहा है। कुछ लोग हंसते हुए कह रहे थे कि जब कोई व्यक्ति बेशर्मी की हद पार कर लेता है तो वह अजेय हो जाता है।
बॉबी ने गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को दबाया और कहा कि ठीक है, मुकाबला कल ही होगा, लेकिन ये शर्त लिखित समझौते में दर्ज होगी कि अगर आरव कल सुबह चेंशी के समय तक नहीं पहुंचा तो उसे स्वतः हार मान लिया जाएगा और एनफोर्समेंट हॉल उससे शर्त पूरी करवाएगा। आरव ने बिना हिचकिचाए सहमति दे दी। दोनों ने एनफोर्समेंट हॉल के डिसाइपल्स के सामने दूसरा समझौता भी लिखकर सिग्नेचर कर दिया। उसमें साफ लिखा था कि अगर तय समय पर कोई भी नहीं पहुंचेगा तो उसे हारने वाला घोषित किया जाएगा। समझौता हाथ में लेकर बॉबी जल्दी से वहां से चला गया। उसकी चोटें गंभीर नहीं थीं, लेकिन उसका चेहरा इतना सूज गया था कि वह बिल्कुल सुअर के सिर जैसा दिख रहा था। उसे तुरंत वापस जाकर इलाज करवाना था। उधर आरव ने खुशी खुशी पैसे का थैला अपने पास रखा, जीनत का हाथ पकड़ा और दोनों साथ साथ वहां से लौटने लगे। रास्ते में जीनत के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से पूछा कि क्या वह सच में कल मंच पर जाकर बॉबी से लड़ने वाला है। उसकी आंखों में चिंता का कारण साफ था। अगर आरव सच में लड़ता और आसानी से जीत जाता तो उसका असली रहस्य उजागर हो जाता और पूरा सेक्ट तुरंत उसकी ओर ध्यान देने लगता। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। बॉबी जैसा कचरा इस लायक भी नहीं है कि वह अपना असली रहस्य उजागर करे। उसके पास पहले से ही अपनी योजना तैयार है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हें कोई नुकसान ना हो। जीनत ने कुछ और बातें समझाईं और आरव से विदा लेकर अपने केव की ओर लौट गई। इस बार वह काफी देर तक बाहर रही थी। दूसरी ओर आरव अपने छोटे से आंगन में वापस आया। उसने 2 पैसों के थैले निकाले और उन्हें देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वह हंसी रोक ही नहीं पा रहा था। उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ बाहर टहलने भर से इतने सारे लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। ये सच में एक अप्रत्याशित लाभ था। वो अच्छी तरह समझ रहा था कि बॉबी के मन में क्या चल रहा था। उसका इरादा पहले उसे अपमानित करने का था और बाद में मौका देखकर इमॉर्टल क्रिस्टल्स वापस छीन लेने का। लेकिन आरव के लिए यह बात बिल्कुल साफ थी कि जो पैसा एक बार उसके हाथ में आ गया उसे कोई भी वापस नहीं ले सकता। उसने सारे इमॉर्टल क्रिस्टल्स अपने स्टोरेज रिंग में रख दिए। इसके बाद वह सीधे बाथरूम में चला गया, जल्दी से अपने कपड़े उतार दिए और स्नान करने लगा। आप टेंशन ना लो, ऐप का भी काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब एक कल या परसों में वीडियो बना दूंगा कैसे क्या वर्किंग है इसकी। वो वीडियो डाल के पूरा सब कुछ वहीं शिफ्टिंग कर दूंगा और पुराने एपिसोड्स भी वहीं पर मिल जाएंगे। एपिसोड 1 से डेली अपलोडिंग है और 3 नई सीरीज़ वहीं पर मिलेंगी। बैक टू बैक 3 न्यू सीरीज़ हैं उसमें, जो कि अभी भी बनी हुई है मेरे प्रीमियम ग्रुप्स में आया करती हैं। उन्हीं को बढ़िया वॉइस में करके वहाँ पर डाल दूँगा। एकदम नई होंगी, पुरानी नहीं होंगी कोई भी। और पुरानी सीरीज़ भी डेली अपलोडिंग वहाँ पर होती रहेगी, प्रीमियम वॉइस रहेगी और डेली एपिसोड वहीं पर अपलोडिंग होगा। और कुछ दिन यहाँ पर और ऐसे ही डालूँगा, उसके बाद वहाँ पर शिफ्टिंग बता दूँगा कैसे क्या करना है। वीडियो पूरी प्रॉपर आ जाएगी क्या क्या है। तब तक जुड़े रहें।